हेलो एंड वेलकम यू ऑल इन यूथ एकेडमी। आप सभी का स्वागत है यूथ एकेडमी चैनल में। बेसिकली इट इज़ अ कंटिन्यूशन ऑफ आवर इग्नू सीरीज ऑफ जून 2026 का टी एग्जामिनेशन। बेसिकली इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू लुक अपॉन द MPSC 004. The course title is Social and Political Thoughts in Modern India. So basically ये हमारा मास्टर्स की द मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस की डिग्री का कोर्स है, सेकेंड ईयर ओके स्टूडेंट्स के लिए। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए MPSC का कोर्स होता है जिसमें 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, और ये हमारा सेकेंड ईयर है। इसमें हमारे बेसिकली इसमें आपको चूज करना होता है आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेंगे, राइट। तो यह इसी में हमारा MPSE 4 है, सोशल एंड पॉलिटिकल थॉट्स इन मॉडर्न इंडिया। तो बेसिकली इसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे। सो इट इज अ बेसिकली एनालिसिस पार्ट, जहाँ पर हम इग्नू के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठाते हैं, उसमें से हम रिपीटेटिव एंड मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस को हम उसमें से चूज आउट करते हैं एंड देन उसको हम क्वेश्चंस के टाइप में फ्रेम करते हैं, और साथ ही साथ उसमें हम एक वेल स्ट्रक्चर्ड आंसर भी लिखते हैं। सो व्हाट इज मीन बाय वेल स्ट्रक्चर्ड आंसर? तो लेट्स गेट स्टार्ट विद आवर intro part first. So if you look upon the things, what are the things in this class we are going to be our target in this class basically is this that कि इसमें हमने तो बात की PYQ बेस्ड, ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है। ये कोई रैंडम बेस्ड नहीं है, कोई तुक्काबाजी वाला नहीं है। इसमें बेसिकली हमने बहुत ही साइंटिफिकली एनालिसिस करते हुए, ऑब्जर्वेशन बेस्ड एनालिसिस करते हुए इसमें हमने द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो भी हमारे जून 2026 में पूछे जाएंगे उसको लिए उठाया है मैंने। ये 3-4 साल का PYQ का एनालिसिस, राइट। सो इसमें अगर हम टारगेट करें कि इस क्लास में आपको क्या जानने को मिलेगा, क्या गोल रहेगा टुवर्ड्स द स्टूडेंट, राइट। ठीक है, तो इसमें हम बात करते हैं। पहला PYQ बेस्ड है ये पूरा हमारा एनालिसिस। इसमें मैंने कुछ अपना ही आइडिया नहीं लगाया, मैंने इग्नू के खुद इग्नू के ही PYQs को उठाया है 2-3 सालों के, राइट। उसी से मैंने इसमें से मोस्ट रिपीटेटिव और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को चूज आउट किया है, राइट। साथ ही साथ इसमें हमने वेल स्ट्रक्चर्ड आंसर भी लिखा है। वेल स्ट्रक्चर्ड आंसर का मतलब क्या होता है? हमने इसको इंट्रो, बॉडी एंड कंक्लूजन वे में लिखा है, और साथ ही साथ हमने बॉडी एंड कंक्लूजन से पहले क्रिटिकल एनालिसिस भी दिया है। क्रिटिकल एनालिसिस में ही आपका पार्ट आ जाता है कि इसमें सपोर्टर्स कौन है, जो क्वेश्चंस पूछा जा रहा है उसके सपोर्टर्स कौन है और अपोज कौन कर रहे हैं। साथ ही साथ इसमें आपको जो आपका बॉडी के जो आर्ग्यूमेंट्स होंगे, मतलब जो आपके बॉडी के पॉइंट्स होंगे, उसको आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू सपोर्ट करना है। एक करंट एग्जाम्पल, रेलिवेंट एग्जाम्पल्स, करंट एग्जाम्पल्स होने चाहिए, करंट प्लस रेलिवेंट, ठीक है। सो इसमें हमने वेल स्ट्रक्चर्ड की बात कर ली। मैं आपको बताऊंगी कि इंट्रो कैसे लिखते हैं। बेसिकली इंट्रो हम क्वेश्चन से ही उठाते हैं, क्वेश्चन में जो डिमांड पूछा गया उसी को हम एज अ डेफिनेशन और कोटेशन बेस करते हैं। इस क्लास में हम बेसिकली देखिए, अगर आप अकेले पढ़ते स्टडी मटेरियल तो आप सभी ने गो थ्रू किया ही होगा, नॉट द पेज बाय पेज, बट आपने ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग रखी होगी। तो अगर आप बुक को पढ़ते और जो आपको पूरा बुक पढ़ने के बाद पेज टू पेज, आई एम टॉकिंग अबाउट द पेज टू पेज रीडिंग, तो उससे आपको जो थिंकर्स पता चलते, कोटेशंस पता चलते, थिंकर्स के डिफरेंट आइडियोलॉजीज, टॉपिक एरिया, सब्जेक्ट मैटर्स पता चलते, वो सब आपको इस क्लास में मिलेगा, राइट। तो बेसिकली आई पर्सनली रीड दिस बुक ऑफ इग्नू का जो स्टडी मटेरियल होता है MPSC का, तो उसी से मैंने बेसिकली थिंकर्स उठाए हैं। थिंकर्स में भी हमने इंडियन थिंकर्स और साथ ही साथ वेस्टर्न थिंकर्स, जो कि नॉन इंडियन फॉरेनर थिंकर्स आप समझ सकते हैं, ठीक है, ये हैं। साथ ही साथ इसमें हमने कोटेशंस उठाए। कोटेशंस किस लिए? कि अगर आपको कोई आर्गुमेंट, अपना कोई पॉइंट को बेसिकली बताना है किसी आइडिया के थ्रू, तो आप कोटेशन यूज कर सकते हैं। कोटेशन इज काइंड ऑफ अ सेइंग ऑफ अ फेमस पर्सनैलिटी, ठीक है। साथ ही साथ इसमें हमने कीवर्ड भी देखा है। अब ये कीवर्ड कहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है? जब आपको लास्ट मिनट रिवीजन करना होता है। लास्ट मिनट रिवीजन के लिए भी मैंने आपका यहाँ पर फुल बंदोबस्त किया हुआ है कि आप लास्ट मिनट रिवीजन कीवर्ड्स को देख के कर सकते हैं। साथ ही साथ एग्जाम्पल में आपको क्वेश्चंस जो हम आंसर करेंगे उसी में आपको मैं कीवर्ड्स भी बताऊंगी। साथ ही इसमें आपको वैल्यू एडिशन मिलेगा। अब वैल्यू एडिशन में मैंने सबसे अच्छा काम क्या किया है, इसमें मैंने एक पूरा चार्ट बना दिया है। चार्ट होता है ना बड़ा, उस चार्ट में मैंने क्या किया है, इंपॉर्टेंट थिंकर्स, उनका सब्जेक्ट एरिया, उसमें बेसिकली किस टॉपिक पे बात किया गया था, राइट, और उसके क्या क्या
अपोजिशन देखने को मिलते हैं, वो भी बताया। साथ ही मैंने इसमें नॉन वेस्टर्न नॉन इंडियन थिंकर्स के बारे में भी इसमें इंक्लूड किया, उनके सब्जेक्ट एरियाज। बेसिकली आप वो चार्ट भी पढ़ लेते हैं ना, अगर इस चार्ट को ही आप गो थ्रू कर सकते हैं। ये लास्ट के आपको इस पीडीएफ 69 पेज का पीडीएफ है ऑलमोस्ट, ठीक है। उसमें आपके लास्ट के 2 to 3 पेजेस में ये पूरा वैल्यू एडिशन मिलेगा, आपको वैल्यू एडिशन का मटेरियल मिलेगा, ठीक है। तो उसको आप गो थ्रू करेंगे, इसी में आपको चार्ट मिलेगा। ये चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ प्लस इसमें आपको क्या मिलेगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक जो रिपीटेटिव रहे हैं, ठीक है। तो दीज आर द थिंग्स। तो हमने समझा हमें क्या क्या बेसिकली हमारा गोल और टारगेट रहेगा इस क्लास में, तो पूरा हमने होलिस्टिक वे में समझ लिया है। तो बेसिकली लास्ट मिनट रिवीजन में आप बस ये चार्ट को गो थ्रू कर लेना। इस चार्ट में जब आप थिंकर्स को और उनके सब्जेक्ट एरियाज को किसी क्वेश्चन में लाते हैं, क्योंकि एग्जामिनर के पास कीवर्ड्स होते हैं और थिंकर्स होते हैं बेसिकली जब वो क्वेश्चन पेपर चेक करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन आंसर द आंसर शीट चेक करते हैं बेसिकली, तो उनके पास थिंकर्स और कीवर्ड्स ही होते हैं। वही कीवर्ड्स एंड थिंकर्स के माध्यम से वो आंसर शीट में ऐसे ढूंढते हैं, और जब उनको मिल जाता है तो वो बेसिकली हाई स्कोरिंग ही होता है। तो ये आपको हाई स्कोरिंग के लिए भी है, हाई स्कोरिंग स्पेशल रिवीजन भी आप इसको समझ सकते हैं थ्रू द वैल्यू एडिशन, एंड इट इज एग्जाम फोकस्ड क्लास, राइट। एग्जाम 24th को है, इसका 24 जून को है, एंड इन 23rd जून वी आर नाउ बेसिकली taking this class, so that one day before you get the hang of answer writing, आप आंसर लिख सके, साथ ही साथ आपको थिंकर्स भी याद हो, और आपको विद इन 24 आवर्स उसको आप रिवीजन में भी डाल सकते हैं थ्रू द वैल्यू एडिशन पार्ट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड फॉर आवर सेक्शन 1। अच्छा, इसमें मेरे को आपको ये भी बताना है कि क्वेश्चन पेपर होता कैसा है। जो बेसिकली जो MPS या किसी भी मास्टर्स सब्जेक्ट का होता है, उसमें क्या होता है, 2 घंटे आपको पेपर लिखने के लिए दिए जाते हैं, 50 मार्क्स का होता है, और 5 क्वेश्चंस लिखने होते हैं, ठीक है। और टोटल जो क्वेश्चन पेपर में टोटल क्वेश्चंस आपके 10 होते हैं, कॉम्बिनेशन होते हैं। इसमें सेक्शन 1 होता है एंड सेक्शन 2 होता है। सेक्शन 1 में 5 क्वेश्चन होते हैं, 5 में से एक क्वेश्चन क्या होता है, शॉर्ट आंसर बेस्ड होता है, 4 क्वेश्चन लॉन्ग आंसर बेस्ड होता है, ठीक है। और सेम गोज विद सेक्शन 2, लास्ट का जो क्वेश्चन नंबर 10 होता है, वो शॉर्ट आंसर बेस्ड होता है, ठीक है, जिसमें A एंड B वाला पार्ट होता है। सेम इसमें जो शॉर्ट आंसर बेस्ड होता है वो क्वेश्चन नंबर 4 होता है, और क्वेश्चन नंबर 5 होता है, जिसमें A एंड B का पार्ट होता है। सेम इसमें 4 जो क्वेश्चन होते हैं वो लॉन्ग होते हैं। अब इसमें आपको रूल बताया जाता है कि आपको टोटल 5 क्वेश्चन करने, और ऐसे करने के आपके हर एक सेक्शन से 2-2 क्वेश्चन तो कवर होने ही चाहिए, मतलब टोटल 4 क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन आपके डिस्क्रिप्शन पे कि आप किसी भी सेक्शन से कर सकते हैं, डिस्क्रिशनरी क्वेश्चन है, ठीक है, किसी भी सेक्शन से उठा सकते हैं। तो मतलब 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो हमारा 50 मार्क्स होता है, मतलब हर एक मार्क्स का 10 मार्क्स होता है, हर एक क्वेश्चन का 10 मार्क्स है। और अगर ये शॉर्ट लघुत्तम क्वेश्चन की बात करें तो आपका 5-5 मार्क्स का होता है, जब टोटल मिला के 10 बनता है, ठीक है। तो दीज आर द थिंग्स। और 2 घंटे का होता है, आपको 2 घंटे में लिखना होता है। तो 2 घंटों में इतना लिखना संभव नहीं, क्योंकि इसमें ऐसे भी बोलते हैं आपको 400 वर्ड के अप्रॉक्स में लिखना है, आपको हर एक क्वेश्चन 400 वर्ड में लिखना है। तो इतनी आपको बेसिकली हैंग होना चाहिए कि आंसर राइटिंग का, कि आप स्पीड में लिख सकें। उससे पहले आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग होना चाहिए, कि आप जब क्वेश्चन पढ़ते हो और आपको तुरंत क्लिक करें कि इसमें क्या थिंकर्स आएंगे, क्या आपको कैसे प्रोसीड करना है, इंट्रो से क्या बॉडी आएगी, क्या कंक्लूजन, क्या क्रिटिकल एनालिसिस आएगा। तो दीज आर द थिंग्स, राइट। तो जब हम इस क्लास को पढ़ेंगे, इस क्लास को देखेंगे, तो उसी में आपको पता चल जाएगा कि जब आपको थिंकर्स ऑटोमेटिक ऑन द टिप्स आपको सारे थिंकर्स याद रहेंगे, ऑन द टिप्स आपको कोटेशंस याद रहेंगी, आपको कोटेशंस की भी लिस्ट उसी में मिल जाएंगी वैल्यू एडिशंस में, right. If we talk about the keywords part, the how to write the answer, आप टोटल मोर और लेस आपको 15 to 20 क्वेश्चंस आपको मैं करवाऊंगी, जिससे आपको हर एक क्वेश्चन में आप इतना देख लेंगे, इतना ऑब्जर्वेशन इंपेरिकल बेसिस आपकी हो जाएगी। इंपेरिकल मेथोडोलॉजी पढ़ते हैं ना पॉलिटिकल साइंस में, तो यही ऑब्जर्वेशन बेस्ड मेथोडोलॉजी से आप आंसर राइटिंग सीख जाएंगे। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड फॉर इट। वी ऑलरेडी now sum up our orientation class, or you can say intro class. Let's get started for our section number 1. ठीक है, तो सेक्शन 1 अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में मैं थोड़ा टाइम लेके आपको समझाऊंगी। जब फर्स्ट क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन ऐसे करके थोड़ा टाइम होगा, फिर उसके बाद आपका स्पीड बन जाएगा, क्योंकि उसमें आपको मुझे कुछ ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं होगी। आपको बस मुझे बताना है कि इसमें क्या क्या थिंकर्स, कीवर्ड्स और क्या कोटेशंस है, और क्या क्या अगर इसमें कुछ आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा। ये अगर आपको ऐसा कॉन्सेप्ट आता है जो कि मुझे लगता है आपको बताना चाहिए, तो मैं बहुत ही सिंप्लिसिटी ईजी लेमैन लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करूंगी, राइट। इफ वी टॉक अबाउट द एम के गांधी जी,
तो देखिए हमारा ये पेपर ही है सोशल एंड पॉलिटिकल थॉट्स इन मॉडर्न इंडिया। तो मॉडर्न इंडिया की बात करते हैं तो उसमें हमें अपनी पर्सनालिटीज पता होनी चाहिए कि जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, जो फेमस पर्सनालिटीज थी थ्रू द इंडियन स्ट्रगल, तो ये दीज आर द इंक्लूडेड इन द मॉडर्न इंडिया पर्सपेक्टिव टू। ठीक है, तो इफ वी लुक अपॉन द MK गांधी, वी ऑलरेडी नो दैट कि गांधी जी का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है इन आर कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग की आइडियोलॉजीज में। इफ यू टॉक अबाउट द DPSP, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसीज, थ्रू अंडर आर्टिकल 36 से लेके 36 से लेके 51 तक, राइट। इफ यू टॉक अबाउट द फंडामेंटल ड्यूटीज, देयर इज आल्सो सम विजन ऑफ द महात्मा गांधी जी। इफ यू टॉक अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द parliamentary form of government, Gram Raj, Swaraj, the non-violence, our diplomacy modes, right? How we basically diplomacy concerns को हम कैसे tackle कर सकते through the soft power diplomacy. So these are the basically contribution which is basically directly and indirectly taken by the Gandhiji's ideology of Swaraj, Satyagrah, Sarvodaya, Ahimsa, right? And we will also look upon the how Gandhiji is intellectually influenced by other things, right? So MK गांधीज व्यू बताना है हमें ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन मीन्स एंड एंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट। सो मीन्स एंड एंड्स, तो जब आप ये पेपर पढ़ते हैं तो आप दो तरह के टर्मिनोलॉजीज आते हैं। देखिए मेरा कीवर्ड फर्स्ट आ गया है डिओन्टोलॉजी एंड टेलियोलॉजी। इफ वी टॉक अबाउट द डिओन्टोलॉजी एंड टेलियोलॉजी, तो मैं आपको बताऊंगी जो हमारे मैकेवली जी थे, जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स में हम आइडियाज ऑफ मैकेवली पढ़ते हैं, तो बेसिकली मैकेवली इज मोर एंड लेस इज अपोज द आइडिया ऑफ महात्मा गांधी जी। तो you have just to remember these lines. Just Machiavelli is not supporting the Gandhi Ji's totally. He is not an absolute supporter of Gandhi Ji. Basically they both rejected each other's ideas on the perspective of what we will look at in this concerns. ठीक है, teleology, teleology का मतलब है end justify the means। इसका मतलब है एंड जस्टिफाई द मीन्स। एंड से मेरा क्या मतलब है, ठीक है, और मीन से क्या मतलब? मीन्स मतलब होता है हमारे यहाँ वेज। आपने से कौन कौन से वेज लिए जिससे आपका एंड हुआ, और क्या ये एंड आपका मोरालिटी बेस्ड एंड है कि नहीं है। ठीक है, इसी को डिओन्टोलॉजी को क्या होता है, क्या होता है एंड मीन्स बोथ नीड टू बी जस्टिफाइड। ये हमारे गांधी जी कहते हैं। ठीक है, जैसे कि उनके आइडिया ऑफ तलिस्मान, अब लुक अपन दिस क्लास। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। मेरा एंड क्या है, मुझे हाई मार्क्स स्कोर करने हैं अपनी क्लास में, ये मेरा उद्देश्य है, ये मेरा एंड प्रोडक्ट होगा, एंड रिजल्ट होगा। और मैं क्या मीन्स लूंगी, मैं दो तरह, मैं आपको 3 तरह के मीन्स बताती हूँ, आप बताना कौन सा आपको मोरालिटी बेस्ड लग रहा है, मोरली करेक्ट लग रहा है, जस्ट लग रहा है, राइट। पहला, मुझे हाईएस्ट स्कोर करना है अपनी क्लास में और मुझे टॉपर बनना है, बट मेरे से ऊपर और भी स्टूडेंट जो कि टॉपर है, तो मैं पहला वे लूंगी कि मैं उनको डिस्ट्रैक्ट करूंगी। ठीक है, दूसरा वे लूंगी कि मैं उनसे ज्यादा पढ़ने की कोशिश करूंगी, तीसरा वे लूंगी कि मैं पेपर को ही इनलीगली तरीके से लीक कर दूंगी। सो आप बताइए कौन सा है। अब इसमें मैकियावेली जी क्या कहते हैं, मीन्स कुछ भी हो, आपका एंड प्रोडक्ट क्या था, आपको टॉपर बनना था, आपका एंड प्रोडक्ट क्या था, टॉपर बनना था। ठीक है, तो टॉपर बनना तो जस्टिफाइड है ना, एवरीवन वांट टू बी अ गुड वर्जन ऑफ वनसेल्फ, टॉपर बनना जस्टिफाइड है। बट जो मैंने मीन्स लिए, क्या वो जस्टिफाइड थे? उसमें मैंने 2 तरह के नेगेटिव मीन्स लिए, बस एक ही मीन्स था जो कि पॉजिटिवली था। ठीक है, जिसको हम जस्टिफाई कर सकते थे कि मैं हार्ड वर्क करूंगी, हेल्थी कंपटीशन रखूंगी, देन आई विल बी अ टॉपर इन माय क्लास। मेरा एंड जस्टिफाइड था, क्या मेरा मीन्स जस्टिफाइड था? व्हेन आई से हेल्थी कंपटीशन रहेगा, मैं दूसरे से ज्यादा मेहनत करूंगी, तो ये मेरा जस्टिफाइड मीन्स है। सोशल में जो मोरालिटी बेस्ड हमारी एथिकल कॉन्सेप्ट्स देखने को मिलते हैं ना, ये इसी से बेस्ड होते हैं। और 2 ऑब्जर्वेशन हमने देख लिया, इलीगल एंड अनएथिकल प्रैक्टिसेस से, जो मैंने 3 ऑप्शंस में आपको दिए। इसमें मैं सेकंड एग्जांपल बताती हूँ। जब हमारे ये मैकियावेली जी पावर पॉलिटिक्स की बात करते हैं, तो ही टॉक अबाउट द पावर पॉलिटिक्स की, और ही ऑल्सो टॉक अबाउट द इंडिविजुअलिज्म, और गांधी जी टॉक अबाउट द कलेक्टिव वेलफेयर ऑफ द पीपल। ठीक है, तो मैकियावेली कहते हैं जब पावर पॉलिटिक्स में आपको आना है, तो आपको क्या एंड प्रोडक्ट है, पावर में आना। आप कोई सा भी मीन्स ले सकते हैं, ट्रेंड ले सकते हैं, एनार्किज्म ले सकते हैं, फिर वो तो हिटलर के भी आइडियाज को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि हिटलर भी पावर में आया, लेकिन उसने क्या मीन्स लिया, जेनोसाइड किया बेसिकली। तो ये आपका एंड है और क्या मीन्स है। अब हम गांधी जी की आइडियोलॉजी ऑन्टोलॉजी पे लिखते हैं कि मीन एंड एंड्स नीड टू बी जस्टिफाइड। ठीक है, बोथ बेसिकली नीड टू बी जस्टिफाइड इन वन सेल्फ।
अब ग्राम राज्य की बात हो रही है, ठीक है, ग्राम राज्य स्वराज्य की बात, सेल्फ रिलायंस सेल्फ सफिशिएंसी की बात हो रही है। तो इसमें हम क्या कि इंडिया अपना खुद सेल्फ रिलायंट स्किल्ड इंडिया द एंटरप्रेन्योरशिप यूथ को कर रही है, बेसिकली फेलोशिप प्रोवाइड कर रही है। तो दीज आर द थिंग्स बेसिकली लीड टू द सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ द इंडिया, सेल्फ रिलायंट ऑफ द इंडिया। अब इंडिया ऐसा तो नहीं कि दूसरे कंट्रीज के जाके वॉर स्ट्रगल कर रही है और वहां से उनके रिसोर्सेज को स्नैच कर रही है। तो बेसिकली यू नीड टू बी मतलब इन अ गुड पोजिशन दैट व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग इन दिस सोसाइटी एंड मोरली एंड एथिकली बोथ वेज, right? I hope you know the word of morality and ethical. These are the different things, but at the same time same. ठीक है? So these are the things deontology and teleology. जब आप means and ends की theories पढ़ते हैं तो इसमें आपको ये दो keywords आते हैं. Please write it down these words. ठीक है? One disclaimer here. जब मैं कोई इंपॉर्टेंट लाइन इस पीडीएफ से पढ़ूंगी तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं पूरा लाइन ही पढ़ रही हूँ. आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक योर सेल्फ नाउ कंफर्टेबल दैट ये लाइन इंपॉर्टेंट है, आपको राइट इट डाउन करना है अपनी नोटबुक में. तो दीज आर द बेसिकली माई कंसर्न्स ओवर है कि सम पीपल्स कम इनटू द कमेंट बॉक्स एंड कैन आप तो बस रीड ही कर रहे थे तो आप समझा क्या रहे थे. आई हैव द आई एम बेसिकली अ डिग्री, मैंने अपनी मास्टर्स कंप्लीट कर ली है. आई हैव गुड कमांड ऑन दिस सब्जेक्ट, राइट. सो ऐसा नहीं है कि मैं बिना पढ़े आई हूँ इस क्लास में. आई हैव गुड नॉलेज, राइट. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो बेसिकली हमें गांधी जी की व्यूज बताने अबाउट द मीन्स एंड एंड्स. तो आप डिओन्टोलॉजी वर्ड को कीवर्ड्स को यूज कर सकते हैं. लाइक बस आप गांधी जी का पहले कैसे बता सकते हैं, गांधी जी की आप टाइमलाइन बता सकते हैं, गांधी जी की फिलोसफिकल पॉलिटिकल फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट बता सकते हैं, राइट. तो देखिए यही हो गया कि मीन्स एंड एंड्स कॉर्नरस्टोन ऑफ एथिकल पॉलिटिक्स की बात करते हैं. ठीक है, एथिकल पॉलिटिक्स की बात होती है. और वहीं मैकियावेली पावर पॉलिटिक्स की बात करते हैं और वहीं पे गांधी जी एथिकल पॉलिटिक्स और मोरल पॉलिटिक्स की बात करते हैं. तो यू कैन जस्ट राइट इट डाउन, दो वर्ड्स इंटरचेंजेबली आप यूज कर सकते हैं, बट बेसिकली इन पर से दे आर डिफरेंट इन डेफिनेशन. सो महात्मा गांधी का हमने वो कि वो एथिकल मोरल बेस्ड पॉलिटिक्स की बात करते हैं एंड मीन्स एंड जस्टिफाई करता है थ्रू द आइडिया ऑफ डिओन्टोलॉजी, फिलोसफिकल आइडियोलॉजी है, राइट. एंड ठीक है, पावर थिंकर्स है जो जस्टिफाई करते हैं अनएथिकल मेथड फॉर अचीविंग नोबल ऑब्जेक्टिव्स. अनएथिकल मेथड्स मतलब वेज, मीन्स और क्या, नोबल ऑब्जेक्टिव मतलब एंड्स. इसमें आप एग्जांपल के देख सकते हैं मैकियावेली, राइट, जो पावर पॉलिटिक्स की बात करते हैं. ठीक है. अरे गांधी इंसिस्ट प्योरिटी ऑफ द एंड डिपेंड एंटायरली अपॉन द प्योरिटी ऑफ द मीन्स. आप कौन सा वे लेते हैं उस पे आपका एंड डिपेंड करता है, नॉट पर से उल्टा इधर. ठीक है. हिज फिलोसफी वाज डीपली रूटेड इन ट्रुथ, सत्य, नॉन वायलेंस, अहिंसा. अब इसमें मैं आपको एक कोटेशन बताऊंगी. ठीक है. सत्याग्रह जो कि ट्रुथ सीकिंग की बात होती है. सत्य मतलब ट्रुथ, आग्रह मतलब सीकिंग और आस्किंग, राइट. और अहिंसा मतलब नॉन वायलेंस. ठीक है. तो बेसिकली इसमें इतना हमारा हो गया. मैं इसमें थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा नॉलेज भी देने की कोशिश करूँ ताकि आपको एट सम पॉइंट ऑफ टाइम आपको कोई क्वेश्चन समझ ना आए तो आप इसमें मतलब कुछ ऐसा रेलेवेंट पार्ट लिख के आए कि आपको ऐसा ना हो कि आप उसको ब्लैंक छोड़ के आए. तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक यू अवेयर ऑफ द सराउंडिंग पार्ट्स टू. ठीक है. तो इसमें हमने इतनी बात कर ली. अब गांधी जी की कोटेशन है वेरी इंपॉर्टेंट कि गांधी जी बोलते हैं आई हैव नथिंग न्यू to teach this world. सत्याग्रह and ahimsa is as old as he is. So this is वर्बैटम मैंने लाइन लिखी है. गांधी जी कहते हैं, बेसिक गांधी जी की पॉलिटिकल फिलोसफी है सत्याग्रह अहिंसा में. वो कहते हैं मेरे को इस वर्ल्ड को, आई एम जस्ट गिविंग द हिंदी वर्जन ऑफ इट, कि मेरे पास इस न्यू वर्ल्ड को सिखाने के लिए कुछ नहीं है. सत्याग्रह अहिंसा ही है जो कि बहुत ही पुराने समय से चलता आ रहा है और अभी तक भी प्रेवलेंट होगा और फ्यूचर में भी ये प्रेवलेंट ही रहेगा. ठीक है. तो दीज आर द थिंग्स. तो मीन्स एंड एज द मीन्स सो द एंड, मीन्स जस्टिफाई द एंड्स, नॉट पर से ईदर ऑफ इट. ठीक है. तो गांधी जी ने बात की कि मीन्स यू जस्ट राइट इट डाउन, मीन्स जस्टिफाई द एंड. आप ये भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं एज द मीन्स सो द एंड. गांधी जी की वर्ड्स हैं. इसी को हम कहते हैं आइडिया ऑफ डिओन्टोलॉजी, फिलोसफिकल आइडिया ऑफ डिओन्टोलॉजी, राइट.
अब यहाँ पर ये हमारा इंट्रो खत्म हो गया. नाउ इट्स टाइम द बॉडी पार्ट. अब हमें गांधी जी की अंडरस्टैंडिंग बोला, व्यू को आप अंडरस्टैंडिंग से रिप्लेस. अब आज गांधी इज व्यू ऑफ मीन्स एंड एंड्स. यू कैन जस्ट राइट द व्यू पार्ट ऑल्सो. तो यहाँ से आपका ये बॉडी स्टार्ट हो गया है, और बॉडी स्टार्ट करते ही आपने एक हेडिंग दे दी है जिससे एग्जामिनर को लगे कि हाँ ये बॉडी स्टार्ट हो चुकी है. ठीक है, अब लेट्स मूव कि कैसे उन्होंने जस्टिफाई किया. फॉर गांधी मीन्स एंड एंड्स इनसेपरेबल है. ही कंपेयर देम एज अ सीड एंड ट्री. यस, उन्होंने सीड एंड ट्री के एक केस स्टडी से देखा है. तो बेसिकली वो कहते हैं सीड इज अ मीन्स एंड ट्री इज द एंड प्रोडक्ट. बेसिकली आप जैसे सीड्स लगाएंगे सॉइल में उस तरह का आपका ट्री मिलेगा. अगर आप कैक्टस के लगाएंगे तो आप कैसे उससे उम्मीद कर सकते हैं कि उसमें आपको फल और फूल मिले, राइट. तो दीज आर द थिंग्स. दे कन्वर्टेबली टर्म इन माई फिलोसफी. ठीक है, दे आर कन्वर्टेबली टर्म इन माई फिलोसफी. कौन सी फिलोसफी? मीन्स एंड एंड्स की फिलोसफी. ठीक है, पॉइजनस सीड्स कांट बी प्रोड्यूस हेल्दी ट्री. ठीक है, अनजस्ट मीन्स कांट प्रोड्यूस अ जस्ट सोसाइटी. पॉइजनस सीड्स कोई हेल्दी ट्री प्रोड्यूस नहीं कर सकता, वैसे जस्ट अनजस्ट मीन कोई जस्ट सोसाइटी को प्रोड्यूस नहीं कर सकता. ठीक है, कीवर्ड्स मैंने यहाँ पर आपको इसी में अटैच कर दिए हैं कीवर्ड्स. ठीक है, कीवर्ड्स क्या क्या आपको इस क्वेश्चन में लेना ही है. सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह, मोरल पॉलिटिक्स, एथिकल एक्शंस की बात की. क्रिटिक्स ऑफ मैकियावेली. देखिए मैंने मैकियावेली की पहले ही चर्चा की थी, इसमें मैकियावेली के ऊपर भी है क्योंकि उन्होंने बिल्कुल अपोजिट गांधी जी का है. गांधी डायरेक्टली चैलेंज डॉक्ट्राइन एसोसिएट विद द निकोलो मैकियावेली दैट एंड जस्टिफाइज द मीन्स. इसी को बोलते हैं आइडिया ऑफ टेलियोलॉजी. ठीक है, अकॉर्डिंग टू गांधी वायलेंस कांट बी क्रिएट पीस. ठीक है, एंड वायलेंस इज द मीन्स एंड पीस इज द एंड. जब आप वायलेंस से पीस लाने की कोशिश कर रहे हो तो नहीं. इसलिए गांधी जी की एक आइडियोलॉजी है, क्या है? क्वालिफाइड पैसिफिज्म. गांधी जी क्वालिफाइड पैसिफिज्म की बात करते हैं. तो ये गांधी जी के ही वर्ड्स हैं. देखिए मैंने आप ही को इसी क्लास में आपको बहुत कुछ जानने को मिल रहा है. क्वालिफाइड पैसिफिज्म की बात करते हैं गांधी जी. कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम की बात होती है इन द वर्ड्स ऑफ गांधी जी, राइट. और क्या बात होती है? थ्योरी ऑफ ट्रस्टशिप की बात करते हैं. ट्रस्टशिप, ग्राम राज्य और राम राज्य. राम राज्य को एज ए हिंदुइज्म के पर्सपेक्टिव से नहीं देखते. राम राज्य एज अ आइडिया ऑफ पर से मोरल एंड जस्ट सोसाइटी की तरह देखते हैं. ये हो गए. एंड इफ यू टॉक अबाउट द स्वराज, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इज बेसिकली, अगर आप बात करें वायलेंस, नॉन वायलेंस में, अहिंसा में ऐसे कौन कौन से वेज थे? सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट हो गया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो गया, राइट. एंड फास्टिंग हो गई. ये हमने पहले ही पढ़ लिया है कि जब ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि व्हाट आर द वेज बाय विच नॉन वायलेंस कैन बी contributed in the society, or can be through the means of non-violence how the social movement can be take place. तो नॉन वायलेंस के आपको वेज बताने होते हैं कि इसमें होता है सिविल डिसोबीडियंस, नॉन कॉपरेशन, फास्टिंग, और क्या कहते हैं द पीसफुल प्रोटेस्ट की बात करते हैं. ठीक है, और इसमें हम देखें तो अभी लद्दाख का जो प्रोटेस्ट हो रहा था कि इसको 6th शेड्यूल में लाना है. तो ये देखिए पीसफुल प्रोसेस था थ्रू द फास्टिंग वाला चल रहा था. भूदान आंदोलन भी आपने देखा होगा, विनोबा भावे जी ने फास्टिंग के थ्रू ही किया था. ठीक है, हंगर स्ट्राइक, ये सब देखा है. ठीक है, तो दीज आर द थिंग्स एसोसिएटेड विद द गांधी जी. ठीक है, hatred can't produce love, exploitation can't produce justice, eye for an eye makes whole world blind. So these are all the things connected with idea of deontology, mean justify the ends. तो ये हमारा हो गया मोरली ग्राउंडेड. मतलब मीन्स इन गांधी पॉलिटिक्स, मीन्स क्या क्या है. अब हमें ये बताने की गांधी जी के पॉलिटिक्स में मीन्स क्या बताया गया. मीन्स सत्याग्रह है, सत्याग्रह से ही आप पावर लाएंगे, डीकोलोनाइजेशन करेंगे, इंपीरियलिज्म को खत्म करेंगे, अनजस्ट सोसाइटी से जस्ट सोसाइटी में कन्वर्ट करेंगे. तो ये जो मीन्स है ये हमारे एंड प्रोडक्ट्स हैं. लेकिन इन एंड प्रोडक्ट्स को कैसे हम ला सकते हैं? थ्रू द आइडिया ऑफ मीन्स. और गांधी जी की पॉलिटिकल फिलोसफी किस मीन्स पे बेस्ड है? आइडिया ऑफ सत्याग्रह, नॉन वायलेंस, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. ठीक है, फास्टिंग, हंगर स्ट्राइक. तो दीज आर द थिंग्स. ठीक है, तो गांधी जी ऑफ सत्याग्रह एज अ मेथड ऑफ पॉलिटिकल स्ट्रगल बेस्ड ऑन द ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस. ठीक है, ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस. अगर मैं इंटेलेक्चुअल इन्फ्लुएंसेस की बात करूँ गांधी जी पे, बेसिकली ही इज वेरी पर से वेरी फेमस पर्सनैलिटी. इंटेलेक्चुअल इन्फ्लुएंसेस की बात करूँ ऑन द गांधी जी,
बेसिकली गांधी जी पे ऐसे कौन कौन से इन्फ्लुएंसेस पड़े जिससे उनकी एक अपनी पॉलिटिकल फिलोसफी एमर्ज हुई, और जो यू कैसे फिलोसफिकल मेथोडोलॉजी एमर्ज हुई गांधी जी की, जो अभी हमें फिलोसफी मिलती है गांधी जी की, और क्या क्या मिलती है, सर्वोदय की फिलोसफी मिलती है, वेलफेयरिज्म की, ठीक है। और उसको हम रेलिवेंट से देखें तो, रेलिवेंट एग्जाम्पल देखें तो वासुदेव कुटुंबकम की आइडियोलॉजी, जो हमारा G20 में न्यू दिल्ली समिट हुआ था 2023 में, उसका भी लोगो था, ठीक है। तो इसी गांधी जी की आइडियोलॉजी से ही मिलती है। स्वराज हो गया, अहिंसा हो गया, ठीक है, और क्या हो गया हमारा, सत्याग्रह हो गया, दीज आर द थिंग्स। तो बेसिकली ये जो पॉलिटिकल फिलोसफी गांधी जी की एमर्ज हुई थी, ये ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट हुई थी, बेसिकली उन्होंने वो भी तो किसी चीज से इन्फ्लुएंस होंगे, किसी थिंग से इन्फ्लुएंस हुए होंगे। तो बेसिकली देखिए गांधी जी की आइडियाज में हम 3 थिंकर्स पढ़ते हैं, ठीक है। इफ यू टॉक अबाउट द थिंकर्स अबाउट फ्रॉम whom Gandhi ji got influenced, so make his own ideology, लियो टॉल्स्टॉय फर्स्ट है, ठीक है, रस्किन सेकेंड है, एंड द हेनरी डेविड थोरियो। These are the 3 Western political thinkers from which Gandhi ji got influence and which lead to his own ideology of these, right? So लियो टॉल्सी की बात करें तो उन्होंने बेसिकली इनकी वर्क है, और यू कैन से इनकी बुक है द किंगडम ऑफ गॉड विद इन यू, ठीक है। ये बेसिकली अहिंसा की बात करते हैं, पीसफुल रेजिस्टेंस की बात करते हैं, रेसिस्टेंस, कॉपरेशन की बात होती है, ठीक है। वहीं पे रस्किन की किताब है अनटू दिस लास्ट, उनकी वर्क है, उसमें भी बेसिकली ये यूनिटी की बात करते हैं, ब्रदरहुड की बात करते हैं, वेलफेयरिज्म की बात होती है इसी में, ठीक है। और ये हमारे थोरियो जी हैं जो कि सेम ऑन द लाइंस ऑफ दिस बात करते हैं, ठीक है। तो ये हो गए। अब गांधी, ये तो हमारे वेस्टर्न इंटेलेक्चुअल थिंकर्स से इन्फ्लुएंस है। अब इंडियन भी तो हो सकते हैं ना, इंडियन स्पिरिचुअल ट्रेडिशन बेस्ड भी तो हो सकते हैं, राइट। इंडियन स्पिरिचुअल बेस्ड ट्रेडिशन भी तो हो सकता है, जिसमें क्या हो सकता है, पहला हमारा भगवत गीता। अभी देखिए जो हमारा जो एक पेपर था MPSE, आई गेस व्हाट आर द पेपर नेम, MPSE 3 था, MPSE 3। तो बेसिकली ऑन द लाइंस ऑफ गांधी जी की आइडियोलॉजी की बात कर रहे थे, तो उसी में ये गांधी जी की ये भगवत गीता पे एक क्वेश्चन भी आया था। अभी रिसेंटली जो कंडक्ट हुआ था, आई थिंक 20 जून को जो पेपर हुआ था, उसी पे ये क्वेश्चन आया था कि व्हाट आर द इन्फ्लुएंसेस टेकन बाय द भगवत गीता, ठीक है, ऑन द वेज ऑफ गांधी जी। तो दीज ये थिंग्स हो गए। अब इसमें इनकी थ्योरियों की बात करें तो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की बात करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की बात होती है, रिकंसिलिएशन की बात होती है, डायलॉग एंड नेगोशिएशन की बात होती है। तो दीज आर द थिंग्स, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, पीस बिल्डिंग की बात होती है थ्रू द कोऑपरेशन एंड म्यूचुअल कोऑपरेशन एंड कोएग्जिस्टेंस। दीज, अगर इसका एग्जाम्पल देखें, रेलिवेंट एग्जाम्पल, ये गांधी जी की आइडियोलॉजी थी, इनका रेलिवेंट एग्जाम्पल देखें तो आइडिया ऑफ नैम, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, आइडिया ऑफ पंचशील, ठीक है, इंडियन फॉरेन पॉलिसीज की ये पिलर्स हैं, ठीक है। तो दीज आर द थिंग्स बेस्ड ऑन गांधीज आइडियोलॉजी, ठीक है। और वहीं पे हम वेलफेयरिज्म की बात करते तो DPSPs, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट, आर्टिकल 36 से लेके 91 तक ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। भगवत गीता से क्या इन्फ्लुएंसेस मिले उनको, जैनिज्म से उनको मिले, जैनिज्म से हम वर्ड दिखे अपारिगृह, जिसको बोलते हैं नॉन पोजेसिवनेस। लेट मी राइट फ्रॉम डिफरेंट कलर, नॉन पोजेशन, मतलब बेसिकली वो ऑनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी कहते हैं, कॉमन ऑनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी की बात करते हैं। और इसी का उनका क्या होता है, आइडिया ऑफ थ्योरी ऑफ ट्रस्टीशिप, इसी की लाइन पे वो बात करते हैं, ट्रस्टीशिप, ठीक है। योगा, अपारिगृह, अनेकांतवाद की बात करते हैं, ठीक है, अनेकांतवाद की बात करते हैं, अपारिगृह की बात करते हैं गांधी जी ऑन द लाइंस ऑफ दिस, ठीक है।
एंड ऑल्सो इफ वी टॉक अबाउट बुद्धिज्म से, क्रिश्चियनिटी से भी इन्फ्लुएंस थे। क्रिश्चियनिटी में होता है सरमन ऑफ द माउंट, उस उनकी एक जो बाइबल है उनसे भी इन्फ्लुएंस है। अबाउट द ब्रदरहुड एंड फ्रेटर्निटी की बात होती है, ठीक है। तो दीज आर द थिंग्स बेसिकली इंटेलेक्चुअली इन्फ्लुएंसिंग द गांधीजीज टू मेकिंग दिस ओन आइडियोलॉजीज, ठीक है। लेट मी रेज इट। सो देखिए सत्याग्रह मेथड्स, अब आपने पहला आर्गुमेंट दिया कि सत्याग्रह एज अ मीन्स है गांधी जी का टू मोरल पॉलिटिक्स के लिए, क्योंकि मोरल पॉलिटिक्स एंड एथिकल पॉलिटिक्स इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ द गांधी जी, बट इसका मीन क्या है? वन मीन है सत्याग्रह। सत्याग्रह से आप मोरल पॉलिटिक्स में आ सकते हैं। तो सत्याग्रह है पॉलिटिकल स्ट्रगल बेस्ड ऑन ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। अब इसको ये आपने ये आर्ग्यूमेंट दिया कि सत्याग्रह इज अ मीन्स फॉर अचीविंग मोरल एंड एथिकल पॉलिटिक्स, इट इज अ आर्ग्यूमेंट, वन पॉइंट है। अब इसको आपको सब्सटेंस करना है विद योर एग्जाम्पल्स। इसमें कैसे करते हैं? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942, राइट। डू एंड डाई का भी नारा आपने सुना होगा, वो बेसिकली इसी की बात होती है। अहिंसा, चोरी चोरा मूवमेंट की बात करें, यहाँ पर चोरी चोरा में हो गया चंपारण सत्याग्रह, बारदोली सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह। इंडिविजुअल सत्याग्रह में सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, जो कि बेसिकली पेरियार जी ने साउथ इंडिया में की थी। तो दीज आर द थिंग्स विच इज एसोसिएटेड विद द गांधीजीज। अहिंसा वॉज नॉट पैसिव रेसिस्टेंस बट एन एक्टिव फोर्स फॉर द मोरल ट्रांसफॉर्मेशन। अहिंसा बेसिकली एक मोरल ट्रांसफॉर्मेशन की ही आइडियोलॉजी है, ठीक है। तो गांधी ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम देखिए लियो टॉल्स्टॉय, हेनरी डेविन थ्योरी, रस्किन एंड हिंदू एंड जैनिज्म ट्रेडिशन की, जिसमें मैंने अपरिग्रह एंड अनेकांतवादी की बात की, ठीक है। एंड कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस की बात करें तो हमने बेसिक बात कर ली कि नेल्सन मंडेला, मार्टिन लूथर किंग के साथ भी गांधी की नॉन वायलेंट आइडियोलॉजीज देखने को मिलती है। डिबेट, करप्शन, फेट एंड एक्सट्रीमिज्म की बात होती है। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को ग्राम स्वराज्य की बात करते हैं, ग्राम राज्य, तो उसको आप द 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1942 से आप कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ग्रास रूट बेस्ड डिप्लोमेसी की, ग्रास रूट बेस्ड गवर्नमेंट की बात होती है। क्रिटिकल इवैल्यूएशन में दे सकते हैं कि एड्रेस ऑफ द नॉन वायलेंस में भी इन प्रैक्टिकल ड्यूरिंग दिस अ वॉर बेस्ड सिनेरियो, जैसे कि आप इसराइल यूक्रेन की बात करें, रशिया एंड यूक्रेन की बात करें, इसराइल एंड हमास की बात करें, तो यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर जो सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी यूज ना करते हुए हार्ड पावर डिप्लोमेसी पे गए, जहाँ पर वेपन एज मास डिस्ट्रक्शन यूज किया गया। तो यहाँ पर गांधी जी की आइडियोलॉजी नहीं एग्जिस्ट कर पा रही है इन दिस डायनेमिक सिचुएशन, बट स्टिल इट इज रेलिवेंट इन द पर्सपेक्टिव ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी एज वेल एज क्वालिफाइड पैसिफिज्म की, ठीक है। कंक्लूजन आप दे देंगे। वैल्यू एडिशन में अगर आपको फॉर एग्जांपल आपने पढ़ लिया है लास्ट मिनट के लिए, आप ऐसे देख सकते हैं एग्जाम वैल्यू एडिशन, थिंकर गांधी जी मीन्स एंड जस्टिफाइज, दिस इज द कीवर्ड्स एंड करेक्ट एग्जाम्पल में पीसफुल डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट, लाइक मैंने ऑलरेडी आपको बताया लद्दाख का जो 6th शेड्यूल में आना था वो एक पीसफुल डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट था। भूदान मूवमेंट का देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए वन क्वेश्चन हमने अराउंड मे बी 20 मिनट्स तो ले लिया एक्सप्लेन करने में। नाउ वी विल मूव इनटू द फास्टर वे, क्योंकि वी हैव टू कवर मोर क्वेश्चंस so that these questions directly indirectly आपके क्वेश्चन आपके दिस करंट क्वेश्चन पेपर में आ जाए, ठीक है। तो गांधी इज यूनियन पॉलिटिक्स एंड रिलीजन, अगेन गांधी जी की हमने इतनी बात कर ली है। वी ऑल्सो नो दैट पॉलिटिक्स बेसिकली एथिकल एंड मोरल बेस्ड पॉलिटिक्स की बात करते हैं, रिलीजन बेस्ड करते हैं, टॉलरेंस एंड ह्यूमैनिटी बेस्ड रिलेशंस की बात करते हैं, राइट। तो महात्मा गांधी रिगार्डेड पॉलिटिक्स एंड रिलीजन एज अ इंसेपरेबल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ की बात होती है, ठीक है। ये डिडंट मीन सेक्टेरियनिज्म, रिचुअलिज्म और डोमिनेंस ऑफ द वन फेथ, जिसको हम क्या कहते हैं एथनोसेंट्रिज्म, वन फेथ जो वन रिलीजन डोमिनेट करता है ऑन द अदर, सो एथनोसेंट्रिज्म की बात होती है ना। अनदर ही बेसिकली यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात करते हैं, यूनिवर्सल टॉलरेंस की बात करते हैं टुवर्ड्स द ऑर्डर बेस्ड ट्रुथ, नॉन वायलेंस, लव, जस्टिस, सोशल सर्विस टू ह्यूमैनिटी की बात होती है। Those who say religion has nothing to do with politics do not know what religion means. गांधी जी का famous quotation है, you just write it down. If we talk about the four Gandhi's politics without moral values, corruption and oppressive, while religion without social actions become meaningless. तो religion social action को guide करता है, जैसे कि moral practices हमारे oppressiveness and corruption को guide करती हैं। Basically social practices, religion कैसे social practice को करता है, वैसे रिलीजन इज बेसिकली रिलीजन से ही हम देखते हैं आते एनी रिलीजन आई एम टॉकिंग अबाउट
रिलीजन हमें क्या सिखाता है, बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। और दिस इज इनडायरेक्टली इज एथिकल प्रोडक्ट, राइट, एथिकल वे में भी हम यही करते हैं। तो रिलीजन बेसिकली हमें कहता है हमें सिंपथाइज होना चाहिए, हार्मोनाइज होना चाहिए, पीसफुल होना चाहिए, एम्पैथी रखना चाहिए, कंपैशन रखना चाहिए, ठीक है, एप्टीट्यूड डेवलप करना चाहिए। दीज आर द थिंग्स बेसिकली रिलीजन हमें बताती है। तो रिलीजन बेसिकली हमें एज अ सोर्स ऑफ गाइडेंस भी होती है, एज अ सोर्स ऑफ सोशल लाइफ के लिए, ठीक है। तो ये बेसिकली इस लाइन का यही मतलब है, गांधीज कॉन्सेप्ट ऑफ रिलीजन। तो बेसिकली गांधी रिलीजन वॉज नॉट कन्फाइंड टू हिंदुइज्म। जैसे कि हम राम राज्य की बात करते हैं गांधी जी, तो राम राज्य इज नॉट द टर्म्स ऑफ द रिलीजियस बेस्ड ऑफ द हिंदुइज्म। राम जी, गॉड राम जी को वो हिंदुइज्म से कनेक्ट ना करते हुए वो राम जी की जो पर्सनैलिटीज थी, जो जस्ट सोसाइटी थी, इक्वालिटी बेस्ड थी, लिबर्टी बेस्ड थी, तो उनकी पर्सनैलिटीज को कनेक्ट कर रहे हैं वो राम राज्य से, ठीक है। ये रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन, बिलीव इन एवरी फेथ एंड कंटेंट एलिमेंट्स ऑफ ट्रूथ। इसलिए उन्होंने जो ये इसका आप जो ये बोला ना कि ही बिलीव्स इन ऑल रिलीजन, ये ही रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन, फेथ एंड वर्शिप्स। तो बेसिकली इसका आपको जो सिंबल है आपको प्रीएम्बल में मिलता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, एज वेल एज जो हमारा खिलाफत मूवमेंट हुआ था हिंदू बेसिकली उस समय भी गांधी जी इज अ लीडर एट दैट मूवमेंट। तो खिलाफत मूवमेंट में भी हिंदू एंड मुस्लिम की यूनिटी देखने को मिली थी। तो दीज आर द थिंग्स एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं। सर्वधर्म संभव, या आपको सर्वधर्म संभव की आइडियोलॉजी आपको जैसे कि उपनिषद, भागवत गीता से मिलती है। यूनिवर्सल मोरालिटी की बात होती है, वेलफेयरिज्म की बात होती है, स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी की बात होती है। वी ऑलरेडी टॉक अबाउट ट्रुथ इज गॉड, ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिटिक्स एंड रिलीजन, पॉलिटिक्स मस्ट बी मोरली गाइडेड। मोरली गाइडेड मैंने आपको बता दिया कैसे, मैकियावेली की पॉलिटिक्स पावर गाइडेड थी एंड गांधी जी की एथिकल एंड मोरली बेस्ड गाइडेड थी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हिम लीडर मस्ट प्रैक्टिस ऑनेस्टी, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट होनी चाहिए, राइट, प्रमोट जस्टिस एंड वेलफेयरिज्म, ठीक है। इनका एग्जाम्पल आप कैसे प्रमोट कर सकते हैं, सेपरेशन ऑफ पावर से बात कर सकते हैं, फेडरलिज्म से बात करते हैं, डिवीजन ऑफ पावर से बात कर सकते हैं, एंड द वेलफेयरिज्म डीपीएसपी की बात कर सकते हैं, ठीक है। तो रिलीजन एज एथिकल फाउंडेशन, ठीक है। तो रिलीजन बेसिकली हम एथिकल फाउंडेशन देता है। वी ऑलरेडी टॉक अबाउट हाउ रिलीजन प्रोवाइड द एथिकल फाउंडेशन टू द बेसिकली लाइफ इन द सोशल लाइफ ऑफ द पीपल, ठीक है। विदाउट मोरालिटी के पॉलिटिक्स बिकम, अगर मोरालिटी ही नहीं होगी, कोई लीडर पावर में आया उसको यही नहीं पता कि क्या सही है क्या गलत है, उसको कैसे करना चाहिए, विदाउट सेंस ऑफ मोरालिटी होगा तो वो एक्सप्लॉयटेटिव हो जाएगा, डेमोक्रेसी वीक हो जाएगी और करप्शन फ्लरिश करने लगेगा, ठीक है। सत्याग्रह एज अ अदर मीन्स ऑफ रिलीजन एंड पॉलिटिक्स एक्शन में क्या करते हैं, सत्याग्रह कंबाइंस विद ट्रूथ, नॉन वायलेंस एंड सेल्फ सफरिंग्स। मोरल पर्सुएशन की भी बात करते हैं, मोरल ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं थ्रू द मीन्स ऑफ अहिंसा एंड सर्वोदय ऑल्सो, ठीक है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस, दीज आर द थिंग्स एसोसिएटेड विद गांधी एंड सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म इज अ कॉन्सेप्ट वेयर बेसिकली इंडिया एज ए सेक्युलरिस्ट कंट्री हम कहते हैं ना, तो यहाँ पर इंडिया का पर से कोई अपना नेशनल रिलीजन नहीं है, कोई स्टेट रिलीजन नहीं है। स्टेट रिलीजन हो सकता है अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन ऑफ एनी काइंड ऑफ द रिलीजन, बट इंडिया को ये स्टेट रिलीजन नहीं है। इंडिया बेसिकली इक्वली एट द इक्वल लेवल ऑल रिलीजन को रिस्पेक्ट करता है, उसको प्रिजर्व एंड प्रमोट करने का भी बात करता है, जो कि आर्टिकल आपको 29 एंड 30 में मिलता है, ठीक है, ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। एंड एज वेल एज सेक्युलरिज्म की बात आपको प्रियम्बल में भी बोलती है। जैसे प्रियम्बल स्टार्ट होता है, वी द पीपल ऑफ India having this solemnly resolved to constitute India a democratic, sovereign, socialist, secular republic, right? So these are the terminologies related in the preamble. Not favor any kind of religion, consciousness based होता है, and national unity and harmony की बात करती है, national unity and integrity of India की बात होती है। Influence thinkers टॉल्स्टॉय, हेनरी डेवेंस्की, रास्किन, भगवत गीता एंड जर्निस बुद्धिज्म। मैंने बेसिकली आपको कोर स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसेस बता दिया। आप उसको किसी भी क्वेश्चन में पूछा जाए तो आप गांधी में एक ये पॉइंट डाल देंगे तो आपको बेसिकली करेक्ट ही होगा, क्योंकि गांधी जी बेसिकली इन्फ्लुएंस बाय दीज थिंग्स ओनली, ठीक है। एंड कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस, इसमें मैंने आपको वर्क भी बता दिया था। लियो टॉल्स्टॉय का वर्क क्या था, द किंगडम ऑफ गॉड विद इन यू, एंड रस्किन का था अप टू दिस लास्ट, ठीक है। भगवत गीता से सर्वधर्म संभव की बात की उन्होंने। जैनिज्म के अपारिगृह एंड अनेकांतवाद की बात की। अनेकांतवाद इज अ मल्टीप्लिसिटी ऑफ ट्रूथ, एवरीवन हैज अ ट्रूथ बट द मोर करेक्ट ट्रूथ इज द बेसिकली द गुड वन ट्रूथ, ठीक है। बुद्धिज्म की बात, फर्टर्निटी, ब्रदरहुड, मिनिमल सोशल लाइफ की बात हुई, ठीक है। कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस,
अटेंशन, आप इसको आप पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, मोरालिटी से कनेक्ट कर सकते हैं, स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी से कनेक्ट कर सकते हैं, इंडियन फॉरेन पॉलिसी, पंचशील, नैम से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्रिटिकल इवैल्यूएशन वही एथिकल रिलीजियस फंडामेंटलिज्म की बात होती है। कंक्लूजन आप दे सकते हैं, एक्स्ट्रा कंक्लूजन की लाइन में आप ये लिख सकते हैं, गांधी डिड नॉट सीक टू politicization of religion, rather he sought that moralization of politics through universal ethical values। मतलब गांधी कहते हैं जो पावर पॉलिटिक्स होती है वो रिलीजन बेस्ड नहीं होनी चाहिए, मतलब वो कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स हो जाएगी, कास्टाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, पॉलिटाइजेशन ऑफ कास्ट, ठीक है। तो दीज थिंग्स नहीं होने चाहिए, मोरालिटी बेस्ड पॉलिटिक्स हो ले, मोरलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स की बात करते हैं। तो दीज आर द बेसिक वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, जस्ट राइट इट डाउन एंड गांधी जी का कोई भी क्वेश्चन आए उसमें जस्ट कंक्लूजन में आप ये लिख सकते हैं। एनालाइज एम एन रॉयस ह्यूमनिस्टिक क्रिटिक ऑफ मार्क्सिज्म। अब मार्क्सिज्म की आपको आइडियोलॉजी पता होनी चाहिए कि व्हाट बेसिकली मार्क्सिज्म्स methodology, how Marxism got influence from other thinkers, basically what things, basically what are the subject matter of Marxist ideologies. If you think about the Marxism, basically on the idea of socialism, he basically हीगल की आइडियोलॉजी से थे, जिसमें वो बेसिकली हीगल से क्या लेते हैं, डायलेक्टिक्स। गांधी जी भी बेस्ड थे डायलेक्टिक्स पे। डायलेक्टिक्स हमें और कौन से वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स में देखने को मिलता है, सोक्रेटिस एंड प्लेटोस की भी मेथोडोलॉजी डायलेक्टिक बेस्ड थी, ऑन द बेसिस ऑफ डायलॉग्स, ठीक है। तो इसमें वही बात हो गई, हीगल से इन्फ्लुएंसेस से सोशलिज्म की बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पर वो कौन सी इनकी मेथड क्या थी, मेथोडोलॉजी क्या थी, इकोनॉमिक डिटरमिनिज्म की बात करते हैं, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म की बात होती है, और इसी में ये अपनी क्लास को दो डिवाइडेड में क्लास को होता है, बुर्जुआज जो कि रिच होते हैं, जिसको हम बोलते हैं बुर्जुआज, एंड द पुअर जो होते हैं उनको कहते हैं प्रोलेटारिएट, ठीक है। तो बेसिकली कहते हैं डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटारिएट होगा, जिससे क्या होगा, क्लास स्ट्रगल होगी, क्लास स्ट्रगल से क्या होगा, सोसाइटी इक्वालिटी बेस्ड होगी, इक्वालिटी से सोशलिज्म आएगा, एंड सोशलिज्म फर्दर लीड टू कम्युनिज्म, ठीक है। तो दीज आर द थिंग्स एसोसिएटेड विद द मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी। तो मैंने आपको सब एक ही में बता दिया। एंड एम एन रॉयस ह्यूमनिस्टिक आइडियोलॉजी, आपको ह्यूमनिस्टिक का मतलब तो पता होना चाहिए, राइट, ह्यूमैनिटी बेस्ड, राइट। पॉलिटिक्स की बात करें, तो इसी से आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं एम एन रॉय के पास सिग्निफिकेंट प्लेस मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स में, ठीक है। एंड इनिशियली अ कमिटेड मार्क्सिस्ट थे, फिर कम्युनिस्ट लीडर थे, फिर रॉय लेटर बिकम अ स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिटिक ऑफ ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिज्म। अब बेसिकली टू टाइप्स ऑफ एवरी काइंड ऑफ अ फिलोसफी इज बेस्ड ऑन द क्लासिकल एंड द ऑर्थोडॉक्स एंड द न्यू टर्म्स ऑफ लॉ, राइट। बेसिकली क्लासिकल मार्क्सिज्म के बोलते हैं, क्लासिकल लिबरलिज्म, न्यू लिबरलिज्म, राइट। These are the things, traditional liberalism basically. So he basically ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिज्म को फिर बाद में इसको अपोज करने लगे। पहले वो कमिट थे मार्क्सिज्म के, ठीक है। his dissatisfaction with the Soviet communism regard economic determinism lead to his development of radical humanism. Radical, conservative, radical is the terminology. conservative मतलब जो बेसिकली ओल्ड विचारों को प्रमोट करता है, एंड द रेडिकल इज द न्यू, जो न्यू मॉडर्नाइज विचारों को प्रमोट करता है, ठीक है। सो ह्यूमनिस्टिक क्रिटिक ऑफ मार्क्सिज्म, रॉय एम्फसाइजेज इंडिविजुअल फ्रीडम, रीजन, मोरल ऑटोनॉमी ओवर क्लास डिक्टेटरशिप एंड पार्टी कंट्रोल, ठीक है। बेसिकली क्लास डिक्टेटरशिप की बात करते हैं। मैन इज अ मेजर ऑफ ऑल थिंग्स, एम एन रॉय का क्रिटिक है। बैकग्राउंड ऑफ रॉय क्रिटिक्स, ठीक है। एंटी डेमोक्रेटिक, अथॉरिटेरियन, रॉय बेसिकली डीपली इन्फ्लुएंस थे मार्क्सिज्म से, बाद में वो ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिज्म को हटाते हुए बेसिकली अथॉरिटेरियन एंड एंटी डेमोक्रेटिक, जो बेसिकली सोवियत यूनियन में जो सोशलिज्म देखने को मिलता है, जो एंटी डेमोक्रेटिक थे, उसके अगेंस्ट होते हैं। मेजर क्रिटिसिज्म ऑफ मार्क्सिज्म क्या, इकोनॉमिक, मतलब बेसिकली मार्क्सिज्म इकोनॉमिक डिटरमिनिज्म की बात करते हैं, ऑन द पर्सपेक्टिव ऑफ मॉनेटरी वैल्यू की बात करते हैं कि सोसाइटी में जो इनइक्वालिटी एग्जिस्ट है वो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी और वल्नरेबिलिटी पे ही एग्जिस्ट है, ऑन द बेसिस ऑफ मॉनेटरी वैल्यू। ही डिडंट रिकॉग्नाइज एनी काइंड ऑफ इनइक्वालिटी बेस्ड ऑन जेंडर इनइक्वालिटी, कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटी, ही ओनली टॉक अबाउट द क्लास बेस्ड इनइक्वालिटी, ठीक है। तो इसीलिए वो क्रिटिक करते हैं। Human are not merely product of economic forces, idea, ethics, intelligence, history,
ह्यूमन क्रिएटिव कांट रिड्यूस इकोनॉमिक फैक्टर्स में, रिजेक्शन ऑफ कास्ट डिक्टेटरशिप, एमन रॉय क्लास डिक्टेटरशिप को रिजेक्ट करते हैं, जिसको बोलते हैं डिक्टेटरशिप ऑफ द प्लोरिटेरिएट। बेसिकली मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि कैसे डिक्टेटरशिप ऑफ द प्लोरिटेरिएट से क्लास स्ट्रगल होगा, उसके बाद सोशलिज्म में कन्वर्ट होगा, ठीक है। ही बिलीव दैट डिक्टेटरशिप थ्रेटन लिबर्टी। बेसिकली एमन रॉय बेसिकली फ्रेंच रेवोल्यूशन की जितनी आइडियोलॉजी थी, रेनेसांस, एनलाइटनमेंट, रीजनलिज्म, रैशनैलिटी, साइंटिफिक रैशनैलिटी की जितनी भी आइडियोलॉजी थी, बेसिकली वो आइडियोलॉजीज थी एमन रॉय की, ठीक है। तो डिक्टेटरशिप थ्रेटन लिबर्टी, कंसंट्रेशन ऑफ पावर टू ट्रेनी, ठीक है, इसलिए पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट की बात करते हैं, एंड सेक्रीफाइड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, ठीक है। क्रिटिक ऑफ हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म, हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म मार्क्स की आइडियोलॉजी थी, वी ऑलरेडी टॉक अबाउट इट। तो रॉय क्वेश्चन मार्क्स थ्योरी ऑफ हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म, मेटेरियल फोर्स एंड क्लास स्ट्रगल की साइंटिफिक नॉलेज की बात करते हैं। मैंने आपको बताया एमन रॉय को आप बेसिकली फ्रेंच रेवोल्यूशन से एंड यूरोपियन में जो ये ट्रांजिशंस देखने को मिले थे थ्रू द एनलाइटनमेंट, रेनेसांस, रैशनैलिटी, साइंटिफिक रैशनैलिटी, रीजन बेस्ड, जैसे रिलीजन पावर से अलग हो गया था, राइट। तो दीज आर द थिंग्स बेसिकली टोटली आइडियोलॉजी ऑफ एमन रॉय। तो उसी से आप कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कुछ याद ना हो, आपको बस ये याद रखना है एमन रॉय कौन थे और क्या उनकी आइडियोलॉजी थी, ठीक है। ह्यूमन रीजन, मोरल वैल्यूज की, इंटेलेक्चुअल प्रोग्रेस की बात करते हैं, अपोजिशन ऑफ पार्टी अथॉरिटेरिज्म की बात करते हैं। ऑफ कोर्स दे टॉकिंग अबाउट द डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, ही डिडंट लाइक द एनी काइंड ऑफ द डिक्टेटरशिप ट्रेनी फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, ओलिगार्की एंड ओलिगार्की हो गई, अथॉरिटेरियन फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट ट्रेनी हो गई, राइट। तो रेडिकल ह्यूमनिज्म रॉयस के अल्टरनेटिव आइडियाज थे, जैसे मार्क्सिज्म इज अ प्रॉब्लम अकॉर्डिंग टू द एमन रॉय। तो बेसिकली ही प्रोवाइड द सॉल्यूशन इन द टर्म्स ऑफ रेडिकल ह्यूमनिज्म की बात, ठीक है। रेडिकल ह्यूमनिज्म की की प्रिंसिपल क्या है, जिसमें रेडिकल ह्यूमनिज्म का की प्रिंसिपल है, जिसमें इंडिविजुअल फ्रीडम होती है, रैशनलिज्म होता है, साइंटिफिक टेम्पर होता है, एथिकल पॉलिटिक्स होती है, ठीक है। कीवर्ड्स ये रेडिकल ह्यूमनिज्म, इंडिविजुअल फ्रीडम, रैशनैलिटी, ह्यूमन साइंटिफिक ह्यूमनिज्म, एथिकल डेमोक्रेसी, इंटेलेक्चुअल फ्रीडम की बात होगी। कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस, ह्यूमन राइट्स देख सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी की बात होती है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, साइंटिफिक टेम्परमेंट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, स्पीच, राइट, इन सब की बात होती है। साइंटिफिक टेम्परमेंट में आपको डीपीएसपी से कनेक्ट कर सकते हैं, जहाँ पर फंडामेंटल ड्यूटीज जो कि रशिया से लिया गया था, बेसिकली आर्टिकल 51A में देखने को मिलता है, जिसमें साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात होती है। क्रिटिकल इवैल्यूएशन करते, कंक्लूजन करके देन खत्म कर सकते हैं। फिर एमन रॉय की थ्योरी ऑफ रेडिकल ह्यूमनिज्म की बात होती है, ठीक है। पहले हमने बात की थी रेडिकल ह्यूमनिज्म, वहां पर बात की। फिर रेडिकल ह्यूमनिज्म में हमने देख लिया उनका बेसिकली रेडिकल ह्यूमनिज्म के क्या पिलर्स है, क्या आइडियाज है, क्या कोर आइडियाज है। एंड एमन रॉय पहले मार्क्सिस्ट थे, फिर उन्होंने ऑर्थो मार्क्सिज्म को अपोज किया। पहले वो प्रोमोटर थे, नाउ ही इज अपोजर ऑफ ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिज्म। बेसिकली ही इज काइंड ऑफ अ सोशलिस्ट आइडियल, have a tendency of socialism, basically socialism based on what the welfareism of the people, सर्वोदय की बात करते हैं, but he is not totally basically not totally in the support of orthodox Marxism on the basis of what economic determinism, historical materialism, dictatorship of the proletariat and the class struggle के बिल्कुल विरुद्ध थे ये। He talking about the what reason, freedom, scientific temper, human dignity. You also write the word of enlightenment, renaissance, ठीक है, these are the things. Freedom is a supreme value according to Eamon Roy. Meaning of radical humanism. So the term radical means going to the roots of human problem, while humanism places human being as a center of social and political life. जब भी आप इंडिविजुअलिज्म की बात करें तो इंडिविजुअल में सिंगल पर्सन इज अ सेंटर, कलेक्टिविज्म की बात करें तो ग्रुप एज अ सेंटर की बात होती है, राइट। इफ यू टॉक अबाउट द फेमिनिस्टिक आइडियोलॉजी, तो फेमिनिस्टिक आइडियोलॉजी में वुमेन एज अ सेंटर में देखते हैं। और इफ यू टॉक अबाउट द नाउ दिस वन ह्यूमनिज्म, तो ह्यूमन एज अ सेंटर में देखते हैं। एंड रेडिकल इज अ गोइंग टू द प्रॉब्लम ऑफ द रूट लेवल, ठीक है, जहां पर बेसिकली न्यू आइडियाज की बात करते हैं। रेडिकलाइजेशन इज अ डिफरेंट टर्म, बट रेडिकल्स इज अ बेसिकली वो होते हैं जो कि न्यू आइडियोलॉजीज होते हैं, जो कि जो सोसाइटी में जो चेंजेस आ रहे हैं उसको अडॉप्ट करते हुए बढ़ते हैं। मैन इज अ मेकर ऑफ हिस्ट्री, ह्यूमन रीजन इज सुपीरियर टू डॉगमा, दिस डेमोक्रेसी की बात करते हैं, वी ऑलरेडी टॉक अबाउट दिस, राइट। सुप्रीमेसी ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम की बात होती है, लिबर्टी, ह्यूमन राइट, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ऑटोनॉमी एंड इंडिविजुअल राइट्स की बात होती है। फेथ इन रीजन एंड रैशनलिज्म की बात होती है। सुपरस्टिशन, फेथ एंड ब्लाइंड फेथ एंड सुपरस्टिशन को हटाते हुए आइडियोलॉजीज की बात होती है अबाउट द रैशनलिज्म एंड रीजन विद दैट एम्पिरिसिज्म एंड द साइंटिफिक टेम्परामेंट, ठीक है। साइंटिफिक ह्यूमनिज्म की बात, क्रिटिकल थिंकिंग, इनोवेशन, सोशल रिफॉर्म्स की बात होती है। एथिकल पॉलिटिक्स हमने देख ली, जस्टिस, इक्वालिटी, कॉपरेशन, ह्यूमन
वेलफेयरिज्म, पार्टीलेस डेमोक्रेसीज की बात होती है। पार्टीलेस डेमोक्रेसीज में ये आगे पॉलिटिकल पार्टीज ऑफन परसीव पावर रेदर देन पब्लिक वेलफेयरिज्म। पावर पॉलिटिक्स में क्या होता है कि वो पावर में ही आने के लिए उनका ग्रीड होता है, वो वेलफेयरिज्म के कोई उद्देश्य से नहीं आते। Citizens should participate directly in the governance. Democracy should decentralize. Decentralized form of the democracy आपको इंडिया में देखने को मिलता है on the basis of three, right? The central level, state level, and now it is basically grassroots level on the local level. ठीक है? ये बात हो गई क्रिटिसिज्म, कैपिटलिज्म एंड कम्युनिज्म। बेसिकली क्रिटिसाइज करते हैं कैपिटलिज्म को, एनकरेज इनइक्वालिटी, प्रोमोट एक्सप्लॉयटेशन एंड द सोसाइटी को डिवाइड करते हैं। Criticism of communism lead to the authoritarianism, suppress individual freedom and concentrate power in the party state। ठीक है, कास्टाइजेशन की बात होती है बेसिकली। कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस देके आप इसका क्रिटिकल एवेल्यूएशन देके कंक्लूजन देके सम अप कर सकते हैं। नाउ वी ऑलरेडी डन विद द 5 क्वेश्चंस इन दिस क्लास and now we are going to the section number 2 which is the question number 5। ठीक है कोर्स, तो इसमें बोल रहे डिस्कस द श्री अरबिंदोस थ्योरी ऑफ नेशनलिज्म। तो नेशनलिज्म को आपको पता होना चाहिए कि व्हाट आर द आइडियोलॉजीज ऑफ द नेशनलिज्म एंड व्हाट द डेफिनेशन ऑफ द नेशनलिज्म इज। ठीक है, लेट्स मूव। ये नया क्वेश्चन तो इसमें थोड़ा देख लेते हैं और इनकी आइडियोलॉजी पे भी देखते थे कि अरबिंदो जी क्या प्रोमोटर थे, किस चीज के प्रोमोटर थे। हमें इससे तो पता चल गया नेशनलिज्म के प्रोमोटर थे। ठीक है, श्री अरबिंदो वॉज द फॉरमोस्ट पॉलिटिकल फिलोसफर थे, स्पिरिचुअल थिंकर्स थे मॉडर्न इंडिया के। ठीक है, द थ्योरी ऑफ नेशनलिज्म यूनिक प्लेस है इंडियन पॉलिटिक्स में बिकॉज इट कंबाइंस पॉलिटिक्स, स्पिरिचुअलिटी, कल्चर, नेशनल अवेकनिंग साथ ही साथ। ठीक है, वेस्टर्न नेशनलिज्म विच इज ऑफन बेस्ड ऑन द टेरिटरी, रेस एंड लैंग्वेज। Aurobindo viewed nationalism as a spiritual force rooted in the India civilizational heritage। Basically spirituality को वो national awakening से connect करते हैं। Nationalism is not a mere political program, it is religion that has come from God। ठीक है, for him nationalism was sacred mission, regeneration of India and the humanity की बात करते हैं। तो nationalism is a, जैसे नेशनलिज्म क्या होता है, वन बेसिकली नेशनलिज्म का अगर मैं इंग्लिश डेफिनेशन बताऊं तो नेशनलिज्म का मतलब होता है अ पर्सन हु लव्स हिज नेशन, द फीलिंग ऑफ नेशन। नेशन स्टेट की थ्योरी पढ़ोगे, स्टेट नेशन एंड नेशन स्टेट की अपनी अलग ही कॉन्सेप्ट्स आते हैं। तो अ पर्सन हु लव्स हिज नेशन, ठीक है, तो उसको नेशनलिस्ट कहते हैं। पैट्रियोटिक अलग होते हैं, नेशनलिस्ट अलग होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया नेशनलिज्म की आइडियोलॉजी। और बेसिकली जो वो थ्योरी ऑफ नेशनलिज्म देते हैं उसमें वो नॉट ओनली अबाउट द पर्सन हु लव्स हिज नेशन और हैव अ फीलिंग ऑफ टुवर्ड्स द नेशन इन द पॉजिटिव टर्म्स, बट ही आल्सो टॉक अबाउट द नेशनलिज्म विद द आइडियोलॉजी ऑफ स्पिरिचुअलिज्म, जहां पर बेसिकली रेशनैलिटी, रीजन एंड एथिक्स की बात होती है, एथिकल कंडक्ट्स की बात होती है। ठीक है, तो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। नेशनलिस्ट लीडर थे, एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल थे अगेंस्ट ब्रिटिश रूल, participation of Bengal and rise of militant nationalism deeply influenced in his political thoughts। ठीक है, न्यूज़पेपर जैसे वंदे मातरम एंड कर्मयोगिन इनके न्यूज़पेपर थे। ही एडवोकेटेड कंप्लीट इंडिपेंडेंस। ठीक है, ऑफिशियल डिमांड ऑफ नेशनल मूवमेंट की बात करते हैं वो। ठीक है, अब इनका मेन फीचर ऑफ अरबिंदो नेशनलिज्म, स्पिरिचुअल नेशनलिज्म की बात करते हैं, आपको ये याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर बोलते हैं एवरी नेशन पोजेस अ सोल, इंडिया इज नॉट मेरली अ जियोग्राफिकल एंटिटी, नेशन इज लिविंग स्पिरिचुअल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, एंड ही आइडेंटिफाई इंडिया एज अ भारत माता, जिसमें वो बेसिकली स्पिरिचुअल फोर्स देखते हैं। ठीक है, स्पिरिचुअल नेशनलिज्म कीवर्ड्स आ गए। नेशनलिज्म एज अ रिलीजन की तरह देखते हैं, जिसमें नेशनलिज्म इंस्पायर्स सेल्फ सैक्रिफाइसेस, यूनाइट्स पीपल बियॉन्ड कास्ट, रीजन एंड लैंग्वेज, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की बात होती है, जिसमें बोलते हैं नेशनलिज्म इज अ क्रीड, अ फेथ एंड अ मिशन। ठीक है, तो thus participation in the freedom struggle become a moral and spiritual duty। ठीक है, if we talk about the critique of colonialism, of course in whoever the personality, Indian freedom struggle में जितनी भी पर्सनैलिटी थी वो अपोज करती थी कॉलोनियलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म की। ठीक है, नेशनल सेल्फ रिस्पेक्ट की बात होती है, कल्चरल आइडेंटिटी एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की बात होती है, जिसमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज में ये इनका ये देखने को मिलता है। ठीक है, नेशनल रीजनरेशन, कल्चरल नेशनलिज्म, India civilization possess universal values, Asian traditions should be revitalized and national unity should be based on cultural consciousness। Universal humanity की बात होती है, जिसमें cooperation among nations, global peace and spiritual evolution of humanity की बात होती है। Influences of Indian traditions। ठीक है, if we talk about the what are the influences based on the India's traditions, so these are the things।
कि इंडिया ट्रेडिशन पे नेशनलिज्म को प्रमोट करना है, स्पिरिचुअलिटी बेस्ड नेशनलिज्म होना चाहिए। तो नेशनलिज्म वाज द फीलिंग ऑफ लविंग वन नेशंस एंड द स्पिरिचुअलिज्म बेसिकली कनेक्टेड टू द रिलीजन। रिलीजन में आप ट्रेडिशन में बेसिकली वेदास, उपनिषद, भगवद गीता एंड वेदांतिक फिलोसफीज पे ये बेस्ड है। कंटेम्प्रेरी एलिमेंट्स, कल्चरल आइडेंटिटी, सिविलाइजेशनल वैल्यूज अभी भी हम अपहोल्ड करते हैं। हमारे डीपीएसपीज में भी बोलते हैं कि डीपीएसपी बेसिकली रिकॉग्नाइज माइनॉरिटीज ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज। उसमें बोलते हैं कि आप अपने डिस्टिंक्ट कल्चर स्क्रिप्चर्स को प्रमोट कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं, ठीक है। तो वही सिविलाइजेशन वैल्यूज, नेशनल इंटीग्रेशन, ग्लोबल हार्मनी की बात होती है। क्रिटिकल इवैल्यूएशन, सम क्रिटिक्स आर्ग्यू कांसेप्ट स्पिरिचुअल नेशनलिज्म इज आइडियलिस्टिक एंड डिफिकल्ट टू ट्रांसलेट इनटू प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स। अब स्पिरिचुअल नेशनलिज्म की बात हुई तो आप ये मत समझना कास्ट बेस्ड बात हो रही है, क्रीड बेस्ड हो रही है। उन्होंने पहले ही बोल दिया बेसिकली बियॉन्ड द कास्ट, क्रीड एंड लैंग्वेज एंड रिलीजन बेस्ड है, ठीक है। बट ये बहुत ही आइडियलिस्टिक है, ये आइडियलिस्टिक है, ये ऐसा हो नहीं सकता है, ऐसा ये क्रिटिक कहते हैं। द हिज रिलीजियस लैंग्वेज मे ब्लर द डिस्टिंक्शन विद स्पिरिचुअलिटी एंड पॉलिटिक्स। जब वो स्पिरिचुअल नेशनलिज्म की बात होती है तो ऐसा हम जब वर्ड सुनते हैं हमें भी लगता है ये कुछ रिलीजियस बेस्ड होगा, तो उससे जो ये वर्ड आते हैं तो इससे जो डेफिनेशन, प्योर डेफिनेशन होता है उससे मतलब एक कंक्लूजन एंड डायलेमा क्रिएट करता है, ब्लरीनेस आता है, तो वो क्रिटिक ऐसा कहते हैं। एथिकल स्पिरिचुअल डायमेंशंस जो कि फ्रीडम, स्ट्रगल एंड एनरिच होता है, जिसमें बोलते हैं एथिकल अगेन इन द डायनामिक सोसाइटी आप एथिकल एंड स्पिरिचुअल डायमेंशंस को कैसे ला सकते हैं, ठीक है। एंड कंक्लूजन आप दे सकते हैं विद द पॉलिटिक्स, स्पिरिचुअलिटी, कल्चर, एंटिटी, नेशनलिज्म, ठीक है। हमारा नेक्स्ट है कमेंट ऑन ह्यूमनिज्म इन श्री अरबिंदोस आइडियोलॉजी। बेसिकली हम जैसे कि नेशनलिज्म की बात करते हैं, एम एन रॉय के रेडिकल ह्यूमनिज्म की बात करते हैं, तो यहाँ पर हम श्री अरबिंदो जी की ह्यूमनिज्म करेंगे बात ऑन द कमेंट ऑफ इंडियाज पर्सपेक्टिव पे ही बेसिकली ये बात होगी, ठीक है। सो इसमें हमने बात कर ली कि श्री अरबिंदो जी को आपको कैसे कर सकते हैं। आप इसमें ये भी लिख सकते हैं अरबिंदो इज द promoter of the spiritual nationalism and he also basically have a very good position in the, if we care, the political philosophy and the Indian struggle movement, ठीक है। and his doctrine of the humanism, तो western secular humanism, Aurobindo humanism is deeply spiritual, again spiritual based humanism था, जैसे nationalism is spiritual based nationalism था। तो what are the things we learn in the spiritual nationalism is डायरेक्टली रिलेटेड टू द ह्यूमनिज्म। बस 3-4 टर्म्स और ऐड ऑन हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका इन्होंने कहा था ह्यूमन बीइंग नॉट मेरली अ ट्रेडिशनल क्रिएचर, रैशनल क्रिएचर, बट अ मैनिफेस्टेशन ऑफ डिवाइन कॉन्शियसनेस कैपेबल ऑफ कंटिन्यूअस स्पिरिचुअल इवोल्यूशन, ठीक है। मैन इज अ ट्रांजिशनल बीइंग एंड नॉट अ फाइनल क्रिएशन, ठीक है। वो बेसिकली चेंज होता रहता है, वो एक परफेक्ट फाइनल क्रिएशन नहीं है। ऐसा नहीं कि फाइनल इसके बाद कुछ चेंजेस नहीं आएंगे इन द ह्यूमन बीइंग में, ठीक है। If we talk about the meaning of the humanism in Aurobindo's thoughts, humanism generally refers to the philosophy that places human beings at the center, ठीक है। We already talked about the, हमने बात की कि individualism, communism, humanism, feministic ideologies, these are the things basically बताती है कि कौन at the center of the core में and कौन the attention में है। तो ठीक है, ह्यूमनिज्म में बेसिकली ह्यूमन एट द कोर लेवल है, जिसको बेसिकली एट द सेंटर ऑफ सोशल, पॉलिटिकल एंड मॉरल कंसर्न्स में, ठीक है। And if we talk about the Aurobindo's humanism differ from the conventional Western humanism, कैसे बेस्ड था? Basically he emphasized on the spiritual growth, divine potential every individual में होता है, evolution of humanity as a whole की बात करते हैं। Spiritual humanism and integral humanism की बात होती है। तो यहाँ पर नया वर्ड आ गया spiritual humanism and integral humanism, ठीक है। inner based होता है जो। And if we talk about the main feature of Aurobindo's humanism, divine nature of human beings होती है, possess a divine spark, spiritual purpose and self realization का ultimate goal होता है। Not merely a biological economic entity but a spiritual being, human being is a, ठीक है। keywords देख लेना, spiritual evolution, integrated development, social realization and divine consciousness, theory of evolution of consciousness। Let's see this। तो यहाँ पर थोड़ा कंटेंट मिलेगा हमें पढ़ने को। तो Aurobindo ji expand the idea of evolution beyond the biological development, ठीक है। He argued evolution proceed with the different stages: matter, life, mind and supermind. Human beings currently occupy the mental stage, matter, ठीक है, and are moving towards the high spiritual stage। तो spiritual stage पे metaphysics की बात हो रही है, जहाँ पर spirituality की बात होती है, ठीक है, called supermind। तो ये mind पे, अभी यहाँ पर mental stage पे है। यहाँ पर इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बीइंग होता है ना, जब वो बोलते हैं ह्यूमन इज नॉट अ फाइनल क्रिएशन, इट इवोल्यूशनरी, ठीक है।
तो वहीं अभी ह्यूमन माइंड यहाँ पर स्टेज पे वो कहते हैं इस तरफ फॉरवर्ड हो रहे हैं, जहाँ पर सुपर माइंड, जहाँ पर स्पिरिचुअलिटी सेल्फ रियलाइजेशन की बात आ जाती है। द डेस्टिनी ऑफ मैन इज टू बी एक्सीड हिमसेल्फ, मतलब हमेशा आगे बढ़ने की ही डेस्टिनी होती है मैन की। तो ये आप याद कर सकते हैं, मैटर, लाइफ, माइंड एंड सुपर माइंड, ये इनकी इवोल्यूशन प्रोसीड है थ्रू द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ह्यूमन। ह्यूमन कैसे डिफरेंट स्टेजेस में प्रोसीड करता है, ठीक है। ह्यूमनिस्टिक फिलोसफी है, ठीक है। द आइडिया फॉर्म द कोर ऑफ हिज ह्यूमनिस्टिक फिलोसफी। इंटीग्रल डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी की, फिजिकल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, मोरल एंड स्पिरिचुअल अवेकनिंग की बात होती है। इंटीग्रल डेवलपमेंट यही होता है। इंटीग्रल डेवलपमेंट के की टर्म्स ही हो जाते हैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग, मोरल रिफाइनमेंट, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ, राइट। ह्यूमन यूनिटी एंड यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात करें तो हम इंटरनेशनल कॉपरेशन, ग्लोबल पीस, यूनिवर्सल ब्रदरहुड, फ्रेटर्निटी की बात होती है यहाँ पर, ठीक है। इक्वालिटी इन सबकी, फ्रीडम एज अ कंडीशन ऑफ ह्यूमन ग्रोथ, क्रिएटिव एक्सप्रेशन, मोरल प्रोग्रेस एंड स्पिरिचुअल एडवांसमेंट की बात होती है। इन्फ्लुएंसेस ऑफ इंडियाज फिलोसफी, उपनिषद, वेदांता, भगवद गीता, स्पिरिचुअल, ये बेसिकली उसका बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा कि दोनों जो लास्ट प्रीवियस इससे लास्ट जो हमने क्वेश्चन पढ़ा जिसका जो आंसर था वो सेम गोज विद दिस आंसर। तो बेसिकली यू जस्ट हैव टू गो विद द कॉन्सेप्ट एंड हाउ वन थिंकर इज रिलेटेड टू द हिज आइडियाज, फिलोसफी, मेथोडोलॉजी, जस्ट आपको इतना पता हो आप आंसर पूरा लिख के आ सकते हैं। कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस देखिए, मटेरियलिज्म की बात, इकोनॉमिक क्राइसिस, सोशल कॉन्फ्लिक्ट एंड मोरल अनसर्टेनिटी की बात, तो क्रिटिकल रिवोल्यूशन सेम होगा, आइडियलिस्टिक है बहुत ज्यादा, ठीक है। एंड इन सोसाइटी में ये ला पाना बहुत मुश्किल है। तो कंक्लूजन एंड द नेक्स्ट एंड नेक्स्ट में हम एग्जामिन करेंगे, एग्जामिन द डॉक्टर अम्बेडकर व्यूज ऑन कास्ट एंड अनटचेबिलिटी। तो वी ऑलरेडी नो दैट डॉक्टर अम्बेडकर इज अ big promoter of the caste based inequalities existing in the societies. He basically talking about the affirmative reservation जो policies आई थी basically on the awakening of the Ambedkar's vision ही था, ठीक है। And if we talk about the other fields where Ambedkar ji is involving, so in the field of basically if we know that he is a chairperson of the drafting committee of the कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, तो यहाँ से आप इसे इंट्रोडक्शन से यूज कर सकते हैं। एंड इनकी कुछ किताबें हैं आप उनको यूज कर सकते हैं। एनिलिएशन ऑफ कास्ट इज वन ऑफ द बेस्ट फेमस किताब ऑफ द अम्बेडकर जी। सो इफ यू टॉक अबाउट द बी.आर. अम्बेडकर वाज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल सोशल रिफॉर्मर थे, जूरिस्ट थे, पॉलिटिकल थिंकर थे एंड मॉडर्न इंडिया में ही एनालाइज कास्ट एंड अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी के बारे में डिस्क्रिमिनेशन, अनटचेबिलिटी जो बेसिकली आर्टिकल आपको फंडामेंटल राइट के आर्टिकल 17 में मिलेगा, अनटचेबिलिटी की बात करते हैं, ठीक है। ही रिमेन वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल क्रिटिक ऑफ इंडियन सोशल सिस्टम, जो इंडिया के ट्रेडिशनल बेस्ड सोशल सिस्टम थे जहाँ पर इनइक्वालिटी बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, उनको वो अपोज करते थे स्ट्रांगली, ठीक है। एंड जहाँ जो ये जो सिस्टम जो ऑपरेट करता था, डिनाइड करता था इक्वालिटी, लिबर्टी, ह्यूमन डिग्निटी को फॉर द मिलियंस, ठीक है। टर्न, हम इनका एक कोटेशन है, टर्न इन एनी डायरेक्शन यू लाइक, कास्ट इज द मॉन्स्टर दैट क्रॉसेस ऑल योर पाथ, ठीक है। कहते आप जिस डायरेक्शन में जाएं हर डायरेक्शन में आपको कास्ट एज इनइक्वालिटी देखने को मिलेगी, डिस्क्रिमिनेशन एंड अनटचेबिलिटी, ठीक है। अब अगर देखिए आपको इसको इनडायरेक्टली किसी और थिंकर से करना है, जैसे कि आप पढ़ेंगे दलित लिटरेचर, ये बेसिकली इंग्लिश लिटरेचर वालों को एक जॉनरा पढ़ाया जाता है दलित लिटरेचर। तो ये दलित लिटरेचर बेसिकली ऑन द वेज ऑफ अनटचेबिलिटी ही देखते हैं, अनटचेबिलिटी, डिस्क्रिमिनेशन इन द सोसाइटी देखते हैं। इसलिए जो SC/STs होते हैं उनको सोशली बेस्ड रिजर्वेशन मिलती है, और जो OBCs एंड EWS होते हैं वो इकोनॉमिकली बेस्ड रिजर्वेशन लेते हैं, रिजर्वेशन। इसलिए उनको हर फाइनेंशियल ईयर में अपना ये जो सर्टिफिकेट है उनको रिन्यू कराना पड़ता है, और इनको जो एक बार सर्टिफिकेट मिल गया ये लाइफ टाइम के लिए वैलिड रहता है, ठीक है, क्योंकि सोशली ही इनको डाउन टोडन माना जाता है, ठीक है। तो दलित लिटरेचर की बात करी थी मैं। दलित लिटरेचर में क्या होता है, इसमें जैसे कि आप 2-3 लिटरेचर राइटर्स उनकी किताब लिख भी देंगे। इफ अगर कोई अम्बेडकर जी की क्वेश्चंस आए तो आप उसको राइटर उसकी किताब लिखेंगे, तो बेसिकली गिविंग अ एज ऑफ टू योर answer and giving a kind of a, but you have to highlight this part, right? Examiner ढूंढने नहीं जाएगा आपके आंसर में कि आपने क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, ठीक है। सो दलित लिटरेचर में जैसे कि हम वाल्मीकि जी की किताब पढ़ते हैं, झूठन, वेरी फेमस किताब, शरण कुमार लिम्बाले जी की किताब पढ़ते हैं, आउटकास्ट,
अकारमासी जिसको मराठी में कहते हैं अकारमासी, जिसको इंग्लिश में आउटकास्ट कहते हैं। दीज आर द 2 किताब, ठीक है। आप ये 2 याद रख लीजिए, और भी हैं, ठीक है। तो अंबेडकर अंडरस्टैंडिंग द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, इनकी एक खुद की वर्क भी है, ठीक है, ठीक है। अंबेडकर एनिहिलेशन ऑफ कास्ट वाज एसेंशियल अचीविंग सोशल जस्टिस एंड डेमोक्रेसी इन इंडिया, इनकी किताब भी है और साथ ही साथ ये एक फिलोसफी भी है। अंबेडकर अंडरस्टैंडिंग ऑन कास्ट, ठीक है। कास्ट एक रिजिड सिस्टम है, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन बेस्ड ऑन बर्थ। स्ट्रैटिफिकेशन इज अ डिवीजन, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं कि इंडियन सोसाइटी में सोशल स्ट्रैटिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट होता है, तो ये ट्रायंगल है, ये कुछ इस तरह डिवाइडेड है। यहाँ पर आ जाते हैं ब्राह्मण्स, इनका हायर स्टेटस होता है इन द सोसाइटी, ठीक है। इनका रोल क्या होता है, प्रेस्ट होते हैं, ये परफॉर्म रिचुअल्स, ठीक है। क्षत्रियास आ जाते हैं, सेकंड हायर पोजीशन, इनका क्या रोल होता है, वॉरियर्स होते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। वैश्यास आ जाते हैं, ये बेसिकली फार्मर्स होते हैं, पीजेंट्स होते हैं, गिल्ड्स होते हैं, मर्चेंट्स होते हैं। एंड देन लास्ट में आ जाते हैं हमारे शूद्रास, अनटचेबल्स, अनटचेबल्स, ठीक है, जिसमें डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलती है ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। तो दीज डिफाइन द कास्ट, ठीक है। एंड इसके बाद आ जाते हैं हमारे आउटकास्ट, आउटकास्ट लोग हो जाते हैं, जिसको सरन कुमार लिम्बाले जी में अकारमासी की बात की गई है। ही बिलोंग्स टू द आउटकास्ट, द चंडाल, एग्जाम्पल इज चंडेलास, चंडाल्स की बात होती है ना। तो दीज आर द थिंग्स, ठीक है। सोशल बेस्ड स्ट्रैटिफिकेशन, सोसाइटी में स्ट्रैटिफिकेशन हो रहा है, डिवीजन हो रहा है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हिम कास्ट डिवाइड सोसाइटी, हायरार्की ग्रुप, हायरार्की में देखा था ऊपर से नीचे रिस्पेक्ट बढ़े, नीचे से ऊपर आए रिस्पेक्ट घट रही है, साथ में सोशल स्टेटस भी, एंड सोशल स्टेटस एंड स्टिग्मा जो अटैच्ड है उससे। सोशल मोबिलिटी एंड रिस्ट्रिक्शन की बात करते हैं, इसलिए हम बात करते हैं जो एम श्रीनिवास की किताब है, संस्कृताइजेशन की बात करते हैं, यू नो, डोमिनेंट कास्ट की बात होती है। और क्या बात करते हैं, संस्कृताइजेशन, सोशल मोबिलिटी की बात होती है, मोबिलाइजेशन की बात होती है, सोशलाइजेशन की बात होती है। तो दीज आर द थिंग्स कनेक्टेड टू द एम एन श्रीनिवास। और एम एन श्रीनिवास को आप अम्बेडकर जी के किसी भी क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं, क्योंकि ही इज बेसिकली अप्रूविंग द अम्बेडकर जी। एंड इफ यू टॉक अबाउट द ज्योतिबा फुल्ले, हु इज ऑल्सो द बिग सपोर्टर ऑफ द अम्बेडकर जी, ठीक है। ये हो गया हमारे इनइक्वालिटीज हो जाते हैं इंस्टिट्यूशनलाइज्ड, एंड द ह्यूमन डिग्निटी को डिनाइड होती है। ग्रेडेड इनइक्वालिटीज, इंडियन सोसाइटी में कास्ट भी जो इक्वालिटी इतनी इनग्रेन्ड एंड ग्रेडेड हो चुकी है। ग्रेडेड इनइक्वालिटी कीवर्ड, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन बेस्ड, बर्थ बेस्ड हायरार्की एंड सोशल एक्सक्लूजन की बात होती है, जैसे आउटकास्ट, बेसिकली सोशल एक्सक्लूडेड। क्रिटिक ऑफ कास्ट सिस्टम, कास्ट डिस्ट्रॉय सोशल यूनिटी, ऑफ कोर्स कास्ट डिस्ट्रॉय सोशल यूनिटी, ठीक है। सेपरेट करती है कम्युनिटीज को, नेशनल अवेकनिंग को वीकन करती है। बेसिकली जो इतने सालों तक ब्रिटिशर्स हमारे पर राज कर पाए, हमें कॉलोनाइज कर पाए, बिकॉज ऑफ द जो ये हमारा ये जो इंटीग्रिटी का जो हमारा कॉन्सेप्ट था वो एग्जिस्ट ही नहीं करता था। एवरीवन बेसिकली टॉकिंग अबाउट हिज ओन कास्ट, हिज ओन सेल्फ नीड्स, नॉट टॉकिंग अबाउट एनी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, ठीक है। प्रोमोट सोशल हॉस्टिलिटी, कास्ट वॉलेट्स, इक्वालिटी, ठीक है। तो विदाउट फर्टर्निटी, इक्वालिटी एंड लिबर्टी विल बी नो डीपर देन कॉर्ड्स ऑफ अ पेंट, ठीक है। तो हाउ इंस्टीट्यूशनलाइज डिस्क्रिमिनेशन एंड इनइक्वालिटी, कास्ट बेसिकली इंस्टीट्यूशनलाइज करता है इक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन को। मनुस्मृति देखिए, क्रिटिक ऑफ रिलीजियस जस्टिफिकेशन देते हैं, मनुस्मृति को उन्होंने बर्न किया था। बेसिकली ही नॉट एग्री विद द मनुस्मृतिज रूल्स एंड रेगुलेशंस इम्पोज्ड बाय दिस बुक। ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मणिज्म को अपोज करते हैं, सोशल कस्टम्स एंड लेजिटिमेसी हायरार्की को करते हैं, जैसे कि सती हो गया, विडो के ऊपर जो जितने बंदोबस्त, ये भी काइंड ऑफ यू नो सोशल रिफॉर्मर थे, तो ये इनको भी करते थे। अम्बेडकर अंडरस्टैंडिंग एंड अनटचेबिलिटी, तो ये बेसिकली अनटचेबल दलित, जिसको गांधी जी ने हरिजन्स कहा था, तो ही टॉकिंग हिज सोशल सेग्रेशन, डिनाइल ऑफ एजुकेशन, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, पॉलिटिकल एक्सक्लूजन, रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन होता है, ठीक है। तो ही टॉक अबाउट द कीवर्ड द टचेबल्स, who were they and why they become untouchables, ठीक है, untouchables। तो बेसिकली इनकी एक और किताब है, दूसरी किताब है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ठीक है। रेमेडीज सच एज अम्बेडकर, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, बेसिकली कास्ट को ही रिमूव कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। एजुकेशन, एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज, बेसिकली कहते हैं अपने आप को एजुकेशन दो, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, सेपरेशन, पॉलिटिकल सेफगार्ड, मार्जिनलाइज ग्रुप को रिप्रेजेंटेशन देना, अफर्मेटिव एक्शन एंड कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन देना,
रिजर्वेशन अफर्मेटिव एक्शन की बात की, कन्वर्जन ऑफ बुद्धिज्म, बुद्धिज्म बेसिकली डिड नॉट बेस्ड ऑन द कास्ट बेस्ड डिवीजन नहीं था बुद्धिज्म, बुद्धिज्म इज बेसिकली यूनिवर्सल इग्लिटेरियन इक्विलिब्रियम सोसाइटी की तरह काम करता था अपने रिलीजन में, ठीक है, इसलिए उन्होंने कन्वर्ट कर दिया 1956 में, है सेम एज मीन्स ऑफ एस्केपिंग कास्ट ऑपरेशन। कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स, आर्टिकल 40 इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ की बात करता है, आर्टिकल 50 नॉन डिस्क्रिमिनेशन, 6 अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 46 प्रोटेक्शन ऑफ द वीकर सेक्शन की बात होती है। कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस इन कॉन्स्टिट्यूशन से आप इसको देख सकते हैं, कास्ट बेस्ड वायलेंस होता है, एजुकेशन इनक्वालिटीज में अफर्मेटिव एक्शन एंड रिजर्वेशन की पॉलिसीज इंक्लूडेड है, एंड क्रिटिकल इवोल्यूशन देते हुए आप इसको, इसकी पॉलिटिकल साइंटिस्ट रजनी कोठारी वेरी फेमस पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, रिकॉग्नाइज अम्बेडकर एज वन ऑफ द मोस्ट प्रोफाउंड थ्योरीज ऑफ सोशल जस्टिस इन मॉडर्न इंडिया, ठीक है। एंड इफ टॉक अबाउट द अदर, जो ही एम्फसाइज द ब्रॉडर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू एजुकेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी एंड डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन, ठीक है। Critic argue that reservation alone can't eliminate caste inequality. Of course, reservation, affirmative action and welfareism के अप्रोच से आप caste based inequalities को नहीं erase कर सकते. These are the critics. अम्बेडकर के conclusion डाल के then sum up करते थे. जब रजनी कोठारी जी ने ये कहा था कि अम्बेडकर is one of the most profound theories of social justice, तो now he got the question of discuss Ambedkar's concept of social justice and reservation. So इसमें बेसिकली अम्बेडकर जी की वही बात होगी कि हमने क्या बात की रिजर्वेशन अफर्मेटिव एक्शंस की, तो जो भी अम्बेडकर जी की कोर आइडियोलॉजी पॉलिटिकल फिलॉसफी कीवर्ड्स देखने को मिलते हैं बेसिकली टोटली लिंक टू दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो बेसिकली फॉर चैंपियन ऑफ सोशल जस्टिस, इक्वालिटी, ह्यूमन डिग्निटी की बात करते हैं एंड अपोज करते हैं कास्ट ऑपरेशन, अनटचेबिलिटी, सोशल एक्सक्लूजन को, बिलीव पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, मोरालिटी बेस्ड डेमोक्रेसी की बात होती है, रिजर्वेशन अफर्मेटिव एक्शंस की बात करते हैं फॉर द करेक्टनेस, जो कि हिस्टोरिकली इनजस्टिस देखने को मिला था। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कांट लास्ट अनलेस देयर लाइज द बेस ऑफ द सोशल डेमोक्रेसी, ठीक है। तो इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी की बात होती है, मीनिंग ऑफ सोशल जस्टिस। अम्बेडकर viewed social justice as the establishment of the social order where every individual enjoy equal rights, opportunities, dignity regardless of caste, religion, gender and birth. तो यही इनका सोशल जस्टिस है कि एवरीवन गॉट द इक्वल अपॉर्चुनिटी टू डेवलप वन बेस्ट वर्जन ऑफ वन सेल्फ, ठीक है। इक्वल प्लेइंग फील्ड लेना है, SC/ST आर नॉट इक्वली फ्रॉम द मेन स्ट्रीम, ठीक है, दे आर द डाउन ट्रोडर्स एंड दे नीड टू बी कम टू द मेन स्ट्रीम, तो देयरफॉर दे गॉट द रिजर्वेशन पॉलिसी, क्योंकि रिजर्वेशन बेसिकली उनको मेन स्ट्रीम में लाएगी, फिर मेन स्ट्रीम से वो इक्वल लेवल में आएंगी, तब जाके ये रिजर्वेशन हटेगा जब वो इक्वल लेवल में आ जाएंगे विद द मेन स्ट्रीम ऑफ द सोसाइटी। सोशल स्टेटस, equality of opportunity की protection of the weak and human dignity, elimination of social discrimination. These are the things we already discussed about. सोशल जस्टिस कैसे आएगा, लिबर्टी इक्वालिटी से आएगा, फ्रेटर्निटी से आएगा, इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी फॉर्म है इंसेपरेबल ट्रिनिटी, ट्रिनिटी बनती है, लाइक आप इससे ऐसे डायग्राम भी बना देंगे एग्जाम में तो समझ जाएंगे, इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी, दीज आर द ट्रिनिटी, ठीक है, इंसेपरेबल है। अम्बेडकर जस्टिफिकेशन ऑफ द रिजर्वेशन, वो जस्टिफाई क्यों करते हैं रिजर्वेशन को, हिस्टोरिकली डिसएडवांटेज हुआ है, तो ठीक है, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के अगेंस्ट हुआ था, मार्जिनलाइज ग्रुप्स थे जो कि सफर करते थे सेंचुरीज के एक्सक्लूजन, जिनको एजुकेशन नहीं मिला, एम्प्लॉयमेंट मिला, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन देखने को नहीं मिला, जिसमें डिसएडवांटेज हुआ, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी नहीं देखने को मिली, रिजर्वेशन एज अ प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन है, ठीक है। बेसिकली ये यहाँ पर बात होती है ट्रीटिंग लाइक्स एज अ लाइक्स, ट्रीटिंग अनलाइक नॉट एज अ लाइक्स, ठीक है, तो ये एक स्टेटमेंट है। एजुकेशनल रिप्रेजेंटेशन, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हमने देख लिया, अगेन प्रमोशनल एजुकेशन, इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द वीकर सेक्शन, आर्टिकल 46, कंटेम्प्रेरी रिजर्वेशन, सोशल इंक्लूजन, एजुकेशनल स्कॉलरशिप्स, मार्जिनलाइज कम्युनिटीज की बात होती है, क्रिटिकल इवैल्यूएशन वही सेम रहेगा, एंड द कंक्लूजन क्रिटिकल इवैल्यूएशन इन ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ अम्बेडकर जी सेम रहेगा, उनकी जो कीवर्ड्स रहेंगे ये सेम रहेंगे, और जिनके साथ एसोसिएट थिंकर से एम.एन. श्रीनिवास को ले सकते हैं आप, M.N. रॉय को ले सकते हैं, राइट, एंड महात्मा गांधी भी पर से, ज्योतिबा फुले हो गए, ये सब बेसिकली सपोर्टर ऑफ द अम्बेडकर जी थे। नाउ there is one more question, describe Jawaharlal Nehru's view on parliamentary democracy. तो what is parliamentary democracy, ठीक है, बेसिकली कैबिनेट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट की बात है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में, जहां बोलते हैं एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, लेट मी डाउन इट वर्ड बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द टर्म्स ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल
to the legislature. I hope you know the trinity of this: executive, legislature एंड जुडिशरी. इसी के बीच में हमारा होता है सेपरेशन ऑफ पावर, जिसको हम कहते हैं सेपरेशन ऑफ पावर, और एक होता है हमारा डिवीजन ऑफ पावर. तो ये हमारा होता है डिवीजन ऑफ पावर. सेपरेशन ऑफ पावर में होता है फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट. ठीक है, दीज आर द थिंग्स. सो इसमें हम देख सकते हैं पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी. नेहरू जी चीफ आर्किटेक्ट थे, मॉडर्न एंड बिलीवर थे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जी के. एंड लिबरलिज्म, फेबियन सोशलिज्म, नेशनलिज्म, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की बात करते हैं, रूल ऑफ लॉ की बात होती है. राइट, दीज आर द थिंग्स एसोसिएटेड विद द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, जिससे टॉलरेंस, सोशलिज्म, सोशल जस्टिस, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी एस्टैब्लिश होगा. डेमोक्रेसी इज गुड. आई से दिस बिकॉज अदर सिस्टम आर वर्स. ठीक है, डेमोक्रेसी पर से नॉट द बेस्टेस्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, बट democracy is the best form of the government as compared to the other. Comparatively, relatively, democracy is more good as compared to the other form of the government. ठीक है. नेहरू's concept of parliamentary democracy, तो वेस्टमिनिस्टर मॉडल पे लिया गया था, ब्रिटिश से लिया गया था पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, जहाँ पर पार्लियामेंट सोवरेन था ब्रिटिश में, बट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट नॉट सोवरेन पावर, हैव पार्लियामेंट हैव अ लिमिटेड limited rights and sovereignty. Basically, it is under the concept of constitutionalism and the rule of law, the lex res. ठीक है. Democracy as a way of life, main feature of the Nehruvian democratic thoughts में बात करें तो democracy as a way of life, tolerance, respect opposing views, public debate, public opinion, peaceful cooperation की बात, resolution conflict की बात करते हैं. Faith in parliament and representative institution, law making, executive accountability, representation of the people, collective consciousness की बात होती है, public opinions की बात होती है, representative form of the government की बात होती है, protection of fundamental rights, freedom of speech, expression, association, ठीक है, and civil liberties, fundamental rights. And if we talk about the if we talk about the fundamental rights, legal rights, civil rights, human rights, ठीक है, natural rights, secularization on the basis of democracy. Citizens should not be dependent on the religion. They should be respected on the basis of the humanity, not as a religion. State must treat all religion equally. Secularism promote national unity. इसका example आप आर्टिकल फंडामेंटल राइट के आर्टिकल 29 एंड 30 से दे सकते हैं. Democracy and social justice. Political democracy has little meaning without economic democracy, right? इसलिए उन्होंने basically planning commission भी लाया था, जिसमें basically planning with land reforms लाए गए थे, land reforms, foreign rights act reforms आए. तो basically social equality based करते हैं on the perspective of the economic equality. Welfare policies, equal opportunities की बात, democratic socialization की बात होती है, scientific temper, rationalist politics, modern education, scientific temper, rational decision making की बात होती है. Thinkers associated with है J.S. Mill, जो कि liberty and representative form of the government की बात करते हैं. ठीक है. And if we talk about the Jeremy Bentham, तो his idea of क्या है, individualism and utilitarianism. मतलब क्या होता है, greatest happiness of the greatest person. ठीक है, तो ये बात होती है. एंड J.S. Mill ऑल्सो एडवोकेटर ऑफ द यूटिलिटेरियनिज्म थे. लास्ट की डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की बात करते हैं, कार्ल मार्क्स सोशलिज्म, इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात करते हैं, इनइक्वालिटी को खत्म, गांधी जी ऑफकोर्स एथिकल एंड पब्लिक सर्विस की बात करते हैं. कंटेम्प्रेरी रेलिवेंस, आप पार्लियामेंट में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट देख सकते हैं, इलेक्टोरल डेमोक्रेसी, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, डिवीजन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर, फंडामेंटल राइट्स, सो सेकुलराइजेशन एज अ टर्म मेंशन इन द प्रेएम्बल. क्रिटिकल इवैल्यूएशन देखिए आप रजनी कोठारी जी का दे सकते हैं. ऑब्जर्व एज इंडियाज डेमोक्रेटिक स्टेबिलिटी ओन मच टू, नेहरू जी के कारण इंडिया की स्टेबिलिटी आई है डेमोक्रेटिक. एंड देन कंक्लूजन देख सकते हैं. देन अगेन एक नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जामिन नेहरूज थ्योरी ऑफ कल्चर एंड नेशन बिल्डिंग. तो नेशन बिल्डिंग ऑन द पर्सपेक्टिव ऑफ डेमोक्रेसी से ही आया था, सोशल जस्टिस से ही आया था. एंड कैसे थ्योरी ऑफ कल्चर बेसिकली डिपेंड करती है ऑन द नेशन बिल्डिंग की थ्योरी से. ठीक है, सो नेहरू जी का हमने समझ लिया कि क्या वो कंपोजिट कल्चर की बात करते हैं, साइंटिफिक टेम्पर, यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात करते हैं. कल्चर इज द वाइडनिंग ऑफ माइंड एंड द स्पिरिट, इनका एक कोटेशन है. एंड द नेहरू कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चर. Nehru viewed culture as an accumulated heritage of society, including its tradition, values, literature, art and architecture, philosophy and scientific achievement. Culture per se not on the basis of caste and caste discrimination, culture on the basis of these things. ठीक है.
कीवर्ड्स कंपोजिट कल्चर की बात करते हैं वो, ठीक है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात करते हैं, सेकुलराइजेशन की, साइंटिफिक टेम्परामेंट की, ह्यूमनिज्म की बात करते हैं, नेशनल इंटीग्रेशन की बात होती है, थ्योरी ऑफ कल्चर के उनके मेन फीचर्स के, कंपोजिट कल्चर, हिंदू ट्रेडिशन, बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंसेस से क्या जानने को मिला, इस्लामिक आर्किटेक्चर्स, कल्चर्स, पर्शियन हेरिटेज, वेस्टर्न आइडियाज, ठीक है। ऑल आर बेसिकली ऑल कम्युनिटीज एंड कांट बी मोनोपोलाइज्ड बाय अ सिंगल रिलीजन ऑन अ ग्रुप, तो इसलिए द कंपोजिट कल्चर की बात होती है। इंडिया एज अ palimpsests on which layers upon layers of thoughts and cultures have been inscribed. Ancient cultures की बात करें, ancient times में उस समय वैदिक कल्चर, उपनिषद, वेदास बहुत प्रिवलेंट थे। इफ वी टॉक अबाउट द मेडिवल में इस्लामिक आर्किटेक्चर, पर्शियन आर्किटेक्चर बहुत ही फेमस हो गए थे। इफ वी टॉक अबाउट द नाउ द ब्रिटिश रूल में वेस्टर्न आइडियोलॉजी, वेस्टर्न कल्चर इम्प्लीमेंट हो गया था। मॉडर्न में हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ बुद्धिज्म, क्रिश्चियनिटी, if we talk about the Christianity, Jainism, Buddhism and the other sects, ठीक है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात हो गई, एथनिसिटी, सेकुलरिज्म, कल्चर प्लुरलिज्म की बात हो गई, साइंटिफिक टेम्परामेंट की, रैशनल थिंकिंग, मॉडर्न एजुकेशन, साइंटिफिक रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की, साइंटिफिक अप्रोच एंड टेम्पर आर एसेंशियल फॉर नेशनल प्रोग्रेस, ह्यूमनिज्म एंड इंटरनेशनलिज्म की, ह्यूमन वेलफेयर शुड बी अल्टीमेट गोल, नेशनल शुड कॉपरेट पीसफुली, कल्चर एक्सचेंज एंशराइज सिविलाइजेशन एंड कल्चरल एक्सचेंज की बात करें तो यहाँ सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी को भी डोनेट कर रहा है। कल्चर एंड नेशनल बिल्डिंग, नेशनल इंटीग्रेशन, डेमोक्रेटिक वैल्यूज, टॉलरेंस, डायलॉग एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट, मॉडर्नाइजेशन होता है, सुपरस्टिशन को हटाता है, सोशल बैकवर्डनेस को हटाता है, कम्युनिज्म को हटाता है, इंस्टीट्यूशन डेवलपमेंट, साहित्य अकेडमी, संगीत नाटक अकेडमी, ललित कला अकेडमी, ये दीज आर द बेसिकली अकेडमी जो प्रिजर्व करे कल्चर्स को, राइट। कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस, कल्चरल डाइवर्सिटी, रिलीजियस हार्मनी, नेशनल इंटीग्रेशन, सो साइंटिफिक एजुकेशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। क्रिटिकल इवैल्यूएशन देके आप कंक्लूजन दे सकते हैं। तो बेसिकली इस क्लास में हमने टोटल 10 क्वेश्चंस किए डिस्कस, और ये 10 क्वेश्चंस जब एक थिंकर पे था, उस हर एक थिंकर के हमने दो पर्सपेक्टिव देखे। तो हमने कैसे दो पर्सपेक्टिव देखे, लेट मी समराइज फॉर यू। तो हमने गांधी जी की, एम.के. गांधी जी से स्टार्ट किया। गांधी की हमने बात की कि कैसे मोरालिटी बेस्ड पॉलिटिक्स की बात करते हैं गांधी जी। फिर उसी को हमने मैकियावेली से कैसे डिफरेंशिएट किया कि मैकियावेली कैसे पावर पॉलिटिक्स की बात करते हैं। गांधी जी की डिओन्टोलॉजी थ्योरी थी, मीन्स एंड एंड्स को जस्टिफाई करने वाली थ्योरी। फिर उसके बाद श्री अरविंदो जी की हमने थ्योरी पढ़ी। फिर एम.एन. रॉय की पढ़ी हमने थ्योरीज। फिर अम्बेडकर जी की पढ़ी। नाउ नेहरूवियन थ्योरीज की बात की। नेहरू में हमने सोशल जस्टिस की बात की, नेशनल बिल्डिंग की बात की, थ्योरी ऑफ कल्चर की बात की हमने, जिसमें वो कंपोजिट कल्चर का फिनोमिना बताते हैं, ठीक है। एम.एन. रॉय, इन सब की बात की। अम्बेडकर जी सोशल जस्टिस, ट्रिनिटी बताते हैं, एक इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी की बात करते हैं, सोशल जस्टिस का कॉन्सेप्ट देते हैं, डिस्क्रिमिनेशन एंड अनटचेबिलिटी को कैसे हटाना है वो बात करते हैं। श्री अरविंदो जी, एम.एन. श्रीनिवास पहले ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिज्म को हटाते हुए वो श्री अरविंदो जी हमारे स्पिरिचुअल नेशनलिज्म एंड स्पिरिचुअल ह्यूमनिज्म की बात करते हैं एंड नेशनलिज्म की बात करते हैं। एंड ये मार्क्सिज्म आइडियोलॉजी बेस्ड थे, बट नाउ ही इज मोर रिलेटेड टू द इंडिविजुअलिज्म एंड ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिफिक अप्रोच, ठीक है। एंड एम.के. गांधी जी की हमने बात पूरी ही बहुत ही अच्छे से की थी। तो बेसिकली हमने ये दीज थिंग्स पढ़े इस क्लास में। इस क्लास में जो ये MPSE का जो हमारा पेपर है, इट इज गोइंग टू अ वेरी माइंड ब्लोइंग पेपर फॉर यू, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा कंटेंट एंड एनरिचमेंट मिल रहा है, थिंकर्स, कोटेशंस, कीवर्ड्स सीखने को मिल रहे हैं। साथ ही साथ आपके कॉन्सेप्ट्स को भी मैं इजी लैंग्वेज में बिल्कुल क्लियर करने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। आपको आंसर राइटिंग का फॉर्मेट भी पता चल गया है। सो दिस इज बेसिकली आर वेरी much important questions, which is basically based on the PYQs and scientific analysis of the PYQs, which I came to know that these questions are the very most important questions which basically will come into your exam paper. क्योंकि क्या होगा, 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 में से 5 क्वेश्चन भी फंस गए ना तो यू आर गुड टू गो फॉर द फेचिंग योर गुड मार्क्स। 50 मार्क्स का पेपर होगा, राइट। आपको 40 मार्क्स का एम रखना है, राइट। 40 and 45 if verse 45, right? So thank you everyone for watching this session and stay tuned for our next classes. Thank you everyone.